अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल फैज़ान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग आए हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और ताकि आप लोग भी लर्निंग कर सके और एज वेल एज जो हमारी प्रीवियसली कम्युनिटी है, जो लोग ये सेशन के अंदर आए हुए हैं और हमारे मुख्तलिफ जो चैनल हैं लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग डिजिटल वर्क्स के साथ स्टिल भी जुड़े हुए हो और अपने जो लर्निंग फेज है और अपना कैरियर अभी भी कंटिन्यू किए हुए हो। तो फैजान भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले आप भाई, अगेन आपका थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ऑब्वियसली आपकी पहली आज इवेंट है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह होप सो जी। फर्दर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल राइटर्स के साथ एक और पॉडकास्ट। तो फैजान भाई, हम लोग सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि आप भाई ने किस तरह अपनी जो फ्रीलांस जर्नी है उसको लेके गए, कैसे कैसे स्टेप इन हुए और राइटिंग ही को क्यों चूज किया। जी फैजान भाई, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम। मुझे कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है सबको? जी जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा। तो मेरा जो राइटिंग का करियर का स्टार्ट है वो थोड़ा, ये कहेंगे, इंटेंशनल नहीं है, वो अनइंटेंशनल था। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर एक दिन हम लोग ऐसे ही मतलब लैब के बाहर बैठे हुए थे ना, और डिस्कशन चल रही थी अपने असाइनमेंट्स के ऊपर। तो अचानक से एक सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे पता चला कि ऑटोकैड की ट्रेनिंग करवा रहे हैं डिजी स्किल्स वाले। आपने नाम सुना होगा डिजी स्किल्स का। जी 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 जी। तो वहां से अच्छा, मैंने कहा चलो ये सॉफ्टवेयर कर लेते, काम आएगा करियर में हमारे इंजीनियरिंग का। और वहां पे एक मैंडेटरी कोर्स था फ्रीलांसिंग का, जो कि शाम सर्वर करवा रहे थे। मतलब आप अगर फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं करेंगे तो आपको ऑटोकैड में इनरोल ही नहीं किया जाएगा। तो मजबूरन वो कोर्स करना पड़ा, और वो पूरा करके सर्टिफिकेशन भी लेनी पड़ी। अब वहां पर वो सर्टिफिकेशन आई तो चलो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल गया। वहां से पता चला पहली मर्तबा फाइवर के बारे में कि अच्छा ये भी कोई प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा। देन वहां पे प्रोफाइल भी बना ली कि चलो क्या पता कोई ऑर्डर आ जाए, राइटिंग के हवाले से नहीं, जस्ट अपनी ही फील्ड के हवाले से, कि कोई हो सकता है ऑटोकैड का असाइनमेंट कंप्लीट करवाने के लिए कोई कनाडा का स्टूडेंट होगा, कोई यूएस का स्टूडेंट होगा, अपना यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें कहेगा, ऑर्डर देगा। उस टाइम पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। तो वहां से मैंने पहली मर्तबा कुछ ऑर्डर्स लिए थे फाइवर के ऊपर। और वहां पे एसईओ राइटिंग का उस वक्त मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहां पे जब गिग्स के बारे में पता चला कि अच्छा यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग की भी एक अलग कैटेगरी है फाइवर के ऊपर, तो वहां पे चलें, इसकी भी एक गिग बना ली। तो जो उस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट थी वो बड़ी मतलब यूजफुल थी ऑर्डर्स लेने के लिए। अब तो खैर बायर रिक्वेस्ट नहीं है प्लेटफॉर्म पे, जाहिर है। लेकिन उस टाइम पर बायर रिक्वेस्ट से बहुत आसानी से ऑर्डर मिल जाते थे। ये कह लेंगे चले 10-20 बायर रिक्वेस्ट भेजी। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 5-6 साल पहले की। तो उस टाइम पर बायर रिक्वेस्ट से कुछ ऑर्डर्स लिए एसईओ राइटिंग के। और ये कह लें कि थोड़े बहुत एकेडमिक राइटिंग के भी ऑर्डर्स चल रहे थे। अच्छा, ये बात जो है वो जब फाइवर को पता चली तो उसके बाद मेरा अकाउंट विदाउट वार्निंग बैन हो गया। तो ये पहला सेटबैक था जो मुझे मिला। अच्छा। इसके बाद मैंने दोबारा से अपने भाई के नाम पे एक फाइवर का अकाउंट बनाया और उसको कंटिन्यू किया। और साथ में अपना एक अपवर्क का भी अकाउंट बना लिया कि चलो उसको भी ट्राई करके देखते हैं, कि बिकॉज अपवर्क उस टाइम पे ये समझा जाता है कि थोड़ा सा क्या हाई एंड मार्केट है। आज के दौर में तो चले फाइवर और अपवर्क काइंड ऑफ सिमिलर ही ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये समझा जाता था कि नहीं, जब पहले आप फाइवर पे आ जाओ देन आप अपवर्क पे जाना। तो उस टाइम पर पहली मरतबा मैंने अपवर्क पे अकाउंट बनाया। और वहां पे बहुत जल्द ही मुझे 1 या 2 महीने के अंदर क्लाइंट मिल गया था। और तब तक के मैंने अपनी जो फील्ड थी वो कंप्लीटली स्विच कर ली थी इनटू एसईओ राइटिंग। तो ये मेरा स्टार्ट था, मतलब ये काइंड ऑफ अनइंटेंशनल था। मैंने जानबूझ के राइटिंग को एज अ करियर नहीं चूज किया था। जी। तो फैजान भाई, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि लाइक जब आप एसईओ राइटिंग के अंदर आए या एज अ राइटर आपने अपनी कैरियर का आगाज किया, क्योंकि ऑब्वियसली सभी बिगनर स्टेज पे एक सिंपल राइटर के तौर पे आते हैं एंड देन मूव ऑन हो जाते हैं स्टेप इन कॉपी राइटिंग, एसईओ राइटिंग या समथिंग लाइक दैट, ब्लॉग राइटिंग। तो जब आप स्टेप इन हुए एज अ बिगनर स्टेज से राइटिंग के अंदर, तो फैजान भाई आपने अपनी जो लर्निंग फेज है या जो कह रहे कि एक
जिस तरह ऑब्वियसली हम लोग मार्केट के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोग राइटिंग का कोर्स वगैरह करवाते हैं, या मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है जो इंटरनेट के ऊपर, जहाँ से फ्रीलांसर्स अपना जो इनसाइट्स है वो गेट करते हैं और देन अपनी जो कैरियर है, डजेंट मैटर कोई सी भी अपने फ्रीलांस स्किल है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपने अपना राइटिंग स्किल या अपना राइटिंग कैरियर कंटिन्यू किया, तो आपने कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म से जो इनसाइट्स है या नॉलेज पैनल से जो अपना है वो लर्निंग जो अकेले मटेरियल वो गेट किया और अपनी जो जर्नी है उसको आगे लेके गए? जी फरहान। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ना, मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक फ्रीलांसिंग का बहुत ही बेसिक सा कोर्स किया था। क्योंकि हम्म। जिसको इवन अगर फाइवर की, अपवर्क की या फ्रीलांसिंग की मतलब डेफिनेशंस भी नहीं मालूम ना, तो सबसे पहले उसको अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूँ। तो यही मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग में स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठाएं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। फराज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपवर्क के बारे में, और इसके अलावा शाजील अफजल हैं, और जाकिर अहमद शाह हैं, उनकी भी बहुत कमाल की प्लेलिस्ट होती हैं। तो इवन मैंने जब मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड हो गया था तो उसके बाद भी मैं उनकी कुछ ना कुछ वीडियोस देखता था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। नॉट जस्ट ये कि अपवर्क से रिलेटेड, मतलब राइटिंग में भी आपको बेशुमार ये कह लें मेंटोर्स मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल हैं। और नॉट जस्ट ये कि आप लोकली कुछ लोगों को देखें, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे देंगे, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके लिए आपको उनका कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वही नॉलेज होती है, ये कह लें कि आप वो थोड़ा सा रिफ्रेश करके या उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करके वो उसको एज अ पेड पैकेज में आपको ऑफर कर देते हैं। लेकिन यही सब चीजें आपको फ्रीली सारी चीजें आपको अवेलेबल आसानी से मिल जाएंगी। और पहले तो ये था कि 4-5 साल पहले इतना पॉडकास्ट वगैरह भी इतना आम नहीं थे जितना आज के दौर में है। तो मतलब आप ही की, मतलब आप मिसाल ले लें, मतलब बहुत सारे जितने भी लिंक्डइन के एक्सपर्ट्स हैं वो आपके शो में आ रहे हैं। तो इससे भी मतलब बहुत सारी इंसाइट्स मिल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स में ज्वाइन करेंगे तभी आपको इंसाइट्स मिलेंगी। जी जी। अच्छा फरजान भाई, लाइक एक यहाँ पे ना वो जिससे हम लोग राइटिंग में कह लेते हैं या कहीं पे लिंक्डइन पोस्ट राइटिंग में हम लोग कह लेते हैं कि हमें यार एक ना वो स्टॉपिंग समथिंग लाइक दैट के एक ना माइंड ब्लॉक फेस फेस करना पड़ रहा है कि हम लोग ना बाज औक़ात, मैं भी एक बिगिनर हूँ या एटलीस्ट मैंने अपनी जो फ्रीलांस करियर या राइटिंग करियर अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी जो नॉलेज है या समथिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है वो इतना, वोकेबलरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है या मैं इतना कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मैं जो अपना राइटिंग है उसमें आप किस तरह कह सकते हैं कि फरहान भाई जो ग्रामर है या एक कह लो कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है वो कितना रोल प्ले करता है? जी फरहान भाई। आई गेस 90% रोल प्ले करता है। राइटिंग इज ऑल अबाउट आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज को देखते हैं। मतलब आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर तो राइटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये कह लें कि बनिस्बत ये कि आज से 5 साल पहले राइटिंग जितना मुश्किल थी आज उतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। तो जी उसकी वजह से बहुत ज्यादा। जी जी। जी। जी फरहान भाई कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये कह लें कि राइटिंग आसान हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप राइटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राइटिंग के लिए इंग्लिश लाजमी है, वो तो मतलब प्री रेक्विजिट है। लेकिन उसके साथ आप चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत सारे अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। ग्रामरली इतना यूजफुल नहीं होता, लेकिन चैट जीपीटी से बहुत सारी जगह पर आप अपनी जो राइटिंग है उसको नेटिव साउंड करवा सकते हो। अच्छा फरहान भाई, यहाँ पे एक और है कि एज अ बिगिनर जब हम लोग अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट करते हैं तो ओबियसली समहाउ के जिस तरह मैं अगर अपनी फ्रीलांस जर्नी का बारे में जानूँ को, तो फरहान भाई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं किसी की मेंटोरशिप ले सकूँ या समहाउ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसे परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, कि आया कि यार जो मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ या जो स्किल सेट परफॉर्म कर रहा हूँ वाकई में मुझे वो आउटकम आउटकम दे रहा है या रिजल्ट ओरिएंटेड है वो चीज़। तो फरहान भाई राइटिंग में हम लोग किस तरह देखेंगे वो उस चीज को एज अ बिगनर के यार वाकई हमारी जो राइटिंग है वो आउटकम लेके आ रही है? पहला क्वेश्चन। सेकंडली इसके साथ ही मैं ऐड कर जाऊं कि जो हमारी जो चीज है फरहान भाई, सपोज करें मैं राइटिंग है उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, लाइक मीडियम पे जाऊं या कौन से सोर्स यूटिलाइज करूँ जो मेरी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे? जी फरहान। जी, आपके दोनों सवालों का जवाब एक ही है। आपने जाना है लिंक्डइन के ऊपर किसी भी कंटेंट क्रिएटर के पास जो कि ऑब्वियसली राइटिंग करता हो, ब्लॉग राइटिंग के अंदर हो या कॉपी राइटिंग के अंदर हो, वो आपकी अपनी निश होगी जो भी। आपने उसके पास जाना है, उसको एक मैसेज करना है कि भाई आप जो भी काम करते हैं ना,
आपका कोई ना कोई रिसेंटली आपने कोई ब्लॉग लिखा होगा, कोई सर्विस पेज लिखा होगा, और आप जस्ट मुझे उसका टाइटल प्रोवाइड कर दें और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं थोड़ी बहुत वो प्रोवाइड कर दें। तो उसके बाद आप लिखें वो आर्टिकल, वो सर्विस पेज, और उसके बाद उसको वो भेज दें उस राइटर को या उस कंटेंट क्रिएटर को, और उससे कहें कि इसको करे क्रिटिक। ठीक है। और साथ में उसने भी वो आर्टिकल लिखा हुआ होगा, तो वो आपको भेज देगा कि हाँ मैंने ये फाइनल प्रोडक्ट मेरी ये थी। तो अपने उस आर्टिकल को जो आपने लिखा है और उसके आर्टिकल को जो उसने लिखा है, दोनों को जरा कंपेयर करें मैं ऐड कर दूँ। और चेक करें कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या चीज रह गई थी आपसे, कहाँ पर आपने रिसर्च नहीं की, कौन सी ऐसी स्टाइल और कौन सा ऐसा टोन है जो उसने यूज किया था और आपने यूज नहीं किया। और आप उससे सवाल करें। ठीक है। और उससे जितना फीडबैक हो सकता है अपने आर्टिकल के ऊपर उतना फीडबैक लें। ये जो इंसाइट्स है ना, ये आपको इतनी हैंड्स ऑन इंसाइट्स कोई भी ना कोर्स प्रोवाइड करेगा और ना ही कोई और ये कह लें कि जस्ट आर्टिकल ई बुक कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। अच्छा फरहान भाई, एक ये चीज़ है कि जब आपने जब राइटिंग बंदा स्टेप इन होता है, कॉपी राइटिंग, वेब वेब कंटेंट राइटिंग या एसईओ राइटिंग, ठीक है। तो फरहान भाई, आप बीइंग अ राइटर, आपके हिसाब से कौन सी जो चीज़ है वो टफ है? मतलब अगर एज अ बंदा स्किल सेट की बात करे, कौन सी नीश है जो बंदे को कहते हैं कि यार एक टफ कंपटीशन दे रही है एज अ फ्रीलांसर? एज अ राइटर आप अगर कह रहे हैं तो राइटिंग में मुझे सबसे टफ जो है वो क्रिएटिव राइटिंग लगती है। ओके। फिक्शन राइटिंग और नॉन फिक्शन राइटिंग वो बहुत मुश्किल है। तो और ज्यादातर वो बुक्स में ही यूज होती हैं वो, या फिर वो चिल्ड्रन स्टोरीज होती हैं उनके लिए यूज होती हैं, या फिर कोई गेमिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं। ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटिंग में भी वो काइंड ऑफ वो स्किल्स यूज होती हैं। तो मुझे वो बहुत मुश्किल लगती हैं। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंटेंट की तरफ ही स्टिक रहूँ और ज्यादातर वेबसाइट्स के लिए लिखूं, ना कि बुक्स के लिए या फिर वीडियोस के लिए। वो थोड़ा सा क्रिएटिव साइड हो जाती है और उस तरफ जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा फैन भाई, अब आते हैं न्यूबी के स्किल सेट की तरफ कि लाइक अगर एक न्यूबी है, उसने अपनी जो बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया यूट्यूब से, तो सपोज करें उससे एक बंदा कहता है कि यार इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर ना, पर्टिकुलर हेडलाइन के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ना मुझे आर्टिकल चाहिए, समहाउ ब्लॉग चाहिए। तो फजान भाई, उससे अपना जो अपनी जो ब्लॉगिंग जर्नी है या वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ हेडलाइन, उसे किस तरह लेके जाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे उसे गुजरना चाहिए? या एज अ बीइंग अ राइटर, जब आप बिगनर थे तो आपने कौन सी मिस्टेक्स की, देन आपने उन्हें ओवरकम किया और देन फिर एक प्रोफेशनल राइटिंग करियर की तरफ मूव ऑन हो गए? जी फजान भाई। अच्छा, देखें दो टाइप्स के क्लाइंट होते हैं। एक वो जो आपको सिंपल टॉपिक्स दे देंगे कि ये 3 आर्टिकल हैं इस महीने के, ये आपने करने हैं। अब आप ना उनसे सवाल कर सकते हैं कि ये आर्टिकल मैंने क्यों करने हैं, यही 3 क्यों करने हैं, कोई और क्यों नहीं कर सकता। और दूसरा टाइप के जो क्लाइंट होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि कौन से टॉपिक्स बेस्ट हैं इनके ऊपर लिखना चाहिए। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस पहले से या कोई ना कोई ट्रेनिंग तो हासिल हुई होनी चाहिए एसईओ की, कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च की या फिर थोड़ी बहुत टॉपिक रिसर्च की अगर नो हाउ नहीं है, तो आप ये चीज क्लाइंट को फाइंड करके नहीं दे सकते कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर आज आपके लिए लिखना है और ये आपके लिए क्यों फायदेमंद होगा। तो ये दो टाइप के क्लाइंट है, आपने डिसाइड करना है कि आपने किस क्लाइंट के साथ काम करना है। मैं प्रेफर करता हूँ सेकंड क्लाइंट के साथ काम करने में, क्योंकि उसमें मुझे आज़ादी होती है और उसमें मैं अपने रिजल्ट्स को खुद ट्रैक बैक कर सकता हूँ कि अगर क्लाइंट ने मुझे ये आर्टिकल लिखने के लिए दिए हैं तो कभी भी मुझे 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि यही आर्टिकल्स उसके लिए फायदेमंद होंगे या नहीं होंगे। तो मैं खुद ही टॉपिक रिसर्च करके खुद ही उसको वो जब प्रोवाइड करता हूँ, तो देन मुझे कम से कम अपनी रिसर्च के ऊपर तो भरोसा होता है कि हाँ मैंने ये आर्टिकल्स दिए थे। हाँ, अगर उस क्लाइंट के पास अपना कोई एसईओ स्पेशलिस्ट मौजूद है या कोई कंटेंट मार्केटर मौजूद है जो पहले से वो आर्टिकल्स रिसर्च करके आउटलाइंस बनाकर या टॉपिक रिसर्च करके दे रहा है, तो दैट्स वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आपका काम आसान हो जाता है, आपको सिर्फ ब्रीफ मिलती है और आप उसी के ऊपर काम स्टार्ट शुरू कर देते हैं, काम कर देते हैं। और ये जो आपने मिस्टेक्स के हवाले से बात की, तो देखें आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रिसर्च जो थी ना वो बहुत आसान थी। चैट जीपीटी की प्री चैट जीपीटी इरा की बात कर रहा हूँ मैं, जो उस टाइम पे चैट जीपीटी रिलीज नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर जस्ट आपके पास यूट्यूब का कंटेंट होता था, जो सर्च होते थे, टॉप 10 टॉप 20 सर्च होते थे, आप उनको एनालाइज कर लेते थे। रेडिट हो गया, कोरा हो गया, ये आपने एनालाइज कर लिया। ठीक है। यही अगर आपने कर लिया ना तो यही काफी था आपका कंटेंट रैंक करवाने के लिए। चलें स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन कर ली थोड़ी बहुत,
दैट्स ऑल। ठीक है, एसईओ राइटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। लेकिन आफ्टर चैट जीपीटी ये सारी चीजें चैट जीपीटी भी कर लेता है। मतलब आप उसको एक यूट्यूब की वीडियो दें और उसके बाद उसको कहें कि इसका जो स्क्रिप्ट है वो एनालाइज करके एक ब्लॉग आर्टिकल में कन्वर्ट कर दे, या एटलीस्ट उसकी कुछ इंसाइट्स मुझे प्रोवाइड कर दे, मैं अपने आर्टिकल में डालना चाहता हूँ, तो वो काम आपका हो गया। अब उससे आगे की बात करनी है। अब वो काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी मीडियोकर राइटर भी कर सकता है, कोई मिड लेवल राइटर भी कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा सीनियर लेवल राइटर बनना है तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत अपने आर्टिकल में इस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी जो कोई और राइटर नहीं करता। अब मैं फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग है, उसमें आपने पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ऑलमोस्ट 10 आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं गूगल के ऊपर, 10 के 10 आर्टिकल्स ने पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप जस्ट थोड़ा सा उसको चेंज करें और उसका एक इंफोग्राफिक बना के ऐड कर दें। आजकल वो भी एआई टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जो आपके एक पैराग्राफ को इंफोग्राफिक में बना के कन्वर्ट करके दे सकते हैं। ये क्लाइंट के लिए बहुत इंप्रेस करता है, बहुत ज्यादा, कि इसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की और उसको इंफोग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया, या फिर टेबल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये तीनों चीजें आपको आसानी से किसी भी एआई टूल की मदद से बन सकती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और स्टेप अहेड करें, आप क्लाइंट के ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें आर्टिकल्स जो इंटरनल लिंकिंग की वजह से या एक्सटर्नल लिंकिंग की वजह से गूगल के ऊपर आ रहे हों। ठीक है, क्लाइंट की ही इमेजेस जो गूगल के ऊपर ऑलरेडी हों, आप वो ज्यादा से ज्यादा डालें। मैं ये बात कर रहा हूँ B2B और B2C क्लाइंट के लिए ज्यादातर, क्योंकि उनकी जो इमेजेस होती हैं वो उन्हीं के पास से मिलती हैं और ज्यादातर और कहीं से नहीं मिलेंगी, उनके सॉफ्टवेयर की या उनके साथ सॉफ्टवेयर की। ठीक, फिर इसी से रिलेटेड आप उस क्लाइंट से सॉफ्टवेयर का डेमो लें, और उसी का जो भी प्रोसेस है, जो भी डेमो के अंदर आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, आप वो अपने क्लाइंट के उस आर्टिकल के अंदर डालें। इससे बहुत ज्यादा, ये मतलब वो काम है जो और कोई भी ये कह लें राइटर नहीं करेगा, सिर्फ आप ही कर पाओगे, बिकॉज आप ही के पास क्लाइंट के उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, और आप आसानी से वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और अपने आर्टिकल के अंदर डाल सकते हो। अच्छा फैजान भाई, यहाँ पे मैं इमेजेस की बात करता चाहूँ तो फैजान भाई आपका वे ऑफ एडिंग इमेजेस क्या है? लाइक अगर क्लाइंट सपोज करे आपको इमेजेस नहीं प्रोवाइड कर एंड ही वांट्स टू पुट द इमेजेस इन दिस ब्लॉग, तो वो आप क्या किस तरह इमेजेस को कैनवा के ऊपर क्रिएट करते हो, शटर स्टॉक से उठाते हो, या क्या आपका वे ऑफ एडिंग इमेजेस? अच्छा देखें, इस इमेजेस दो तरह की हैं। एक तो फीचर्ड इमेज होगी जो कि मेन ब्लॉग की इमेज होगी, और दूसरा इन बिटवीन कंटेंट इमेजेस जो आप ऐड करेंगे। तो फीचर्ड इमेज तो कैनवा से बहुत आसानी से बन जाती है, मैं यूजुअली कैनवा ही यूज करता हूँ। कोई भी स्टॉक इमेज, या फिर अगर क्लाइंट के उस सॉफ्टवेयर की कोई अगर मुझे इमेज मिली हुई है, तो मैं उसको लूंगा कैनवा के ऊपर, उसको एडिट करूंगा और पब्लिश कर दूंगा। सबसे आसान तरीका है। और जो कंटेंट की इमेजेस हैं वो मैं कभी भी स्टॉक फोटोज यूज नहीं करता, बिकॉज उससे आर्टिकल इंतहाई बोरिंग हो जाता है। और आर्टिकल जो एक्चुअली कोई पढ़ने के लिए आया है उसको आपकी इमेजेस नहीं देखनी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, उसको नहीं जानना कि आपने अगर बेस्ट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपने अगर लिखे हुए हैं, लिस्ट डाउन किए हुए हैं, तो उसमें आप वर्डप्रेस की इमेज डाल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, अगर उस सॉफ्टवेयर की इमेज डालोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो आपने लिस्ट डाउन किए हुए हैं उस सॉफ्टवेयर के कोई ना कोई स्क्रीनशॉट्स उठा के डाल दिए, तो वो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन स्टॉक इमेजेस बोरिंग है, उनको यूज नहीं करना चाहिए कंटेंट के अंदर। हाँ, अगर कोई ऐसी स्टॉक इमेज है जिसको आप एडिट करके फीचर्ड इमेज में डाल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आप यूज करें। अच्छा फैजान भाई, यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज मैं मूव ऑन होता जाऊँ फैजान भाई। जब हम लोग एज अ, क्योंकि मैं भी एक एसईओ फील्ड से हूँ, जब हम लोग किसी क्लाइंट के साथ या समथिंग लाइक दैट किसी भी बंदे के साथ जो हमें प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, चाहे वो रेफरल नेटवर्क से है या इनबाउंड से है या समथिंग हमारी जो पिचिंग है उसके थ्रू है, तो उसमें जो हमारा कहते हैं ना जिसे रिजल्ट ओरिएंटेड फाइनल कंक्लूजन के यार मैं आपको ये रिजल्ट्स ला के दूंगा। तो बीइंग अ ब्लॉग राइटर, क्योंकि फरहान भाई जो ब्लॉगिंग है वो एक पार्ट है एसईओ का, या समथिंग क्या है कन्वर्जन, जो बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन है उसकी एक मतलब एक फॉर्म है कि यार आपने कंटेंट के थ्रू अपनी जो लीड्स है या कन्वर्जन्स लेके आनी है। अब बाज औकात ये होता है, क्योंकि मैंने केस स्टडीज ऑब्वियसली प्रीवियसली 3 मंथ्स के अंदर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी देखी, 3 वेबसाइट्स पे ऊपर काम भी किया, जहाँ पे ये क्वालिटी कंटेंट तो डर रहा है वेबसाइट पे, लेकिन उस दूसरे एंड पे वहाँ पे टेक्निकल उस पे ग्लिचेस हैं। बाज औकात उसके पेज इंडेक्स नहीं हो रहे, क्रॉल नहीं हो रहे, उसकी रिपोर्ट्स के अंदर मसले हैं, या उसकी
जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर मसले हैं कि जो कंटेंट है वो गूगल रेंडर नहीं कर पा रहा, उसके जो इंजन है वो पढ़ नहीं पा रहे कंटेंट को। तो एट दैट टाइम, क्योंकि बाज औकात ब्लॉगर है या कंटेंट राइटर है, उनकी हाव ना उनको इन टेक्निकल टर्म्स की नहीं है, वो सिंपली अपना कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन क्लाइंट एट दैट टाइम कह रहा है कि यार आप तो इतने अच्छे राइटर हो लेकिन आपका कंटेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इन दैट काइंड ऑफ केस आप क्या स्ट्रेटजीज लेते हैं या क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उन चीजों की? जी। जी। अच्छा, इसके हवाले से ना मैं लिंक्डइन के ऊपर अभी कुछ एक या दो हफ्ते पहले पोस्ट भी की थी कि राइटिंग इज नॉट एसईओ। एसईओ में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये क्लाइंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है अगर क्लाइंट को इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल B2B सेक्टर में अगर आप हैं, या फिर अगर सास के क्लाइंट्स के लिए आप काम करते हैं, तो उनको 100% इस बात की नॉलेज होती है। आई थिंक मैंने अभी तक के किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं किया कि जो राइटर के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन डाल दे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप लोकल एसईओ के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, जो कि किसी सर्विस एरिया के में काम करते हैं, जिनकी कोई रूफिंग कंपनी है, जिनकी कोई HVAC कंपनी है, और वो अपने छोटे से बिजनेस को एसईओ के जरिए गूगल पर लाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि एसईओ राइटिंग नहीं होती, राइटिंग में और राइटिंग में दूसरी चीजें हैं, एसईओ में दूसरी चीजें हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह का अभी तक के कोई केस आया नहीं कि कोई क्लाइंट मजबूर कर रहा हो कि तुम्हारे आर्टिकल्स क्यों रैंक नहीं कर रहे, तुम रैंक करवाओ। जस्ट एक मिसाल मुझे याद आती है। एक E-कॉमर्स स्टोर था, और वो कोई गेमिंग का स्टोर था। मैं उसके लिए राइटिंग करता था आज से 4 साल पहले, और उसका मैं गूगल सर्च कंसोल भी मैनेज कर रहा था। उस टाइम पर मुझे इसकी नॉलेज थी कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से इंडेक्सिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो देन एक दिन उसका मैसेज आया कि ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। अच्छा, वो उसके 1000 रीजन हो सकते हैं, आपको पता है, आप ऐसी जी हो। जी। ठीक है। मैं ब्लॉग मैनेज करता हूँ उसका, मैं पूरी वेबसाइट मैनेज नहीं करता। उसकी प्रोडक्ट्स के जरिए भी, उसकी और भी सर्विस पेजेस के जरिए भी, उसके प्रोडक्ट पेजेस के जरिए भी उसका ट्रैफिक आता है। ठीक है। उसने जब मुझसे ये वाला सवाल किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, मैंने उसको सिंपल यही बोला कि भाई, जो एक दिन के आप जस्ट एक दिन के ग्राफ से आप ये असेस नहीं कर सकते कि रिजल्ट्स क्या हैं। मतलब उसको एटलीस्ट आप जाने तो दें कुछ दिन तक के, हाँ, आगे चल के इवन गूगल की अपडेट आने में भी, अगर आपकी अपडेट से हिट हुई है वेबसाइट, तो उसमें भी आपको कुछ दिन लगते हैं कि हाँ, ग्राफ सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। तो क्लाइंट को ये बात समझ नहीं आई और वो चढ़ गया मुझ पर। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद उसी वक्त उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड किया, और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि नहीं, ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। अच्छा फरहान भाई, यहाँ पे एक और चीज है कि लाइक अगर दो टू फेजेस है फरहान भाई वेबसाइट के। एक ऑलरेडी जो वेबसाइट है अच्छी है, लेकिन उस पे क्या है कि हम लोग ना उनको अपनी जो है सर्च इंटेंट या समथिंग के यूजर जर्नी का नहीं पता, CRO की ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है, या उनको जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो उस हिसाब से फनल बेस नहीं है जो उनके लिए कन्वर्जन लेके आ सके। ठीक है। एट दैट टाइम दूसरी वेबसाइट है जो बिल्कुल एट स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जिसपे क्लाइंट कह रहा है कि यार मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, वहां से कन्वर्जन लेके आना। लेकिन वहां पे मैटर करती है नीश का कंपटीशन भी। तो एट दैट टाइम, क्योंकि वहां पे जो क्लाइंट टॉपिक चाह रहा है या जिस चीज पे नीश के पे ऑक्यूपाई करना चाह रहा है कन्वर्जन पे, तो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन होगा। तो एट दैट टाइम वहां पे आपकी रैंकिंग इनिशियल फेजेस पे पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर अगर वो सिंपली रिलाई कर रहा है आपके ऊपर ही, वन फेज सिंगल आपके फेज के ऊपर। तो इन इस केस में अगर वो कहेगा कि यार भाई आपकी रैंकिंग नहीं आ रही, तो ये इस तरह के सिनेरियोज में आप क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के बारे देखिए, कंपटीशन ना काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टर्म है मेरी नज़र में। बिकॉज बाज दफा ऐसा होता है कि कंपटीशन नहीं होता, लेकिन रिसेंटली अभी गूगल की जो कुछ अपडेट्स आ रही हैं, उसमें कंपटीशन नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्ब्स तब भी रैंक करेगा, रेडिट तब भी रैंक में? करेगा। जी जी। ठीक है। तो ये तो इररेलीवेंट हो गई है थोड़ी सी बात ब्लॉगिंग के अंदर। और मैं इवन जो एफिलिएट वेबसाइट्स हैं वो तो खैर बिल्कुल ही डेसिमेट हो गई ना, उनका तो खैर कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। मतलब उनको तो न्यूयॉर्क टाइम्स खा गया है, उनको बिजनेस इनसाइडर खा गया है, बहुत सारे जो मीडिया पब्लिशर्स हैं वो खा चुके हैं उनको। तो कंपटीशन अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है। हाँ, अगर कोई ऐसी स्पेस है कि जहां पर ब्लॉग्स में आपस में कंपटीशन है, ब्लॉग्स में आपस में कंपटीशन, तो वहां पर बेहतर यह है कि पहले अथॉरिटी बिल्ड की जाए, और बाद में ये सोचा जाए
कि हाँ मैं अब ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिखूं जो कि थोड़े से जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स हों, और उनके ऊपर मतलब मैं कंपटीशन को थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ दो तरह से। मतलब मैं कीवर्ड्स पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अथॉरिटी बिल्डिंग की जाए किसी और तरीके से। और उसमें टूल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल। आप कोई भी टूल अपने उस वेबसाइट के साथ एम्बेड कर लें, और आजकल वो चैट जीपीटी की मदद से भी कोई कोड के जरिए बन सकता है या किसी भी तरह से। और जो टूल्स हैं वो एक अथॉरिटी बिल्डर के तौर पर काम करते हैं कि हाँ ये वेबसाइट एज अ बिजनेस या एज अ डेवलपर काइंड ऑफ थिंग, ये कुछ ना कुछ कर रही है अदर देन जस्ट कंटेंट प्रोडक्शन। ठीक है, कंटेंट प्रोड्यूस करने के अलावा भी ये वेबसाइट कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है, उसमें फिर न्यूज़लेटर भी आ सकते हैं, उसमें वेबसाइट की अपनी ब्रांडिंग भी आ सकती है, उसमें कोई यूज केस पेजेस भी आ सकते हैं, उसमें और बहुत सारे सर्विस पेजेस आ सकते हैं, बहुत सारे तरह के सर्विस पेजेस आ सकते हैं अदर देन ब्लॉग्स। तो वहां पर मैं क्लाइंट को रेकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी ब्लॉगिंग के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें, जैसे टूल क्रिएशन हो गया या न्यूज़लेटर हो गए, जो कि अथॉरिटी बिल्ड करें गूगल की नज़र में ज्यादा से ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे ना फरसान भाई एक चीज है केडी, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब जो सिमेंटिक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, एंटिटीज, कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंसी और गूगल पैटर्न्स या समथिंग लाइक, बड़ी उनकी ना टफ टर्म्स है। मुझे तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सिमेंटिक्स नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने, क्योंकि मैंने हामिद भाई के साथ भी सेशन किए हुए हैं और उनके सेशन वीडियोस वगैरह देखी भी हुई हैं और भी पोस्ट वगैरह फीड के ऊपर पढ़ता रहता हूँ। तो उनकी सिनेरियो में कि केडी ना इतना मैटर नहीं करती, जस्ट आपका ना कंटेंट और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरह गूगल को वो चीज और सर्च इंजन को किस तरह वो चीज प्रोवाइड करे कि वो आपको वो जो आपकी राइटिंग है, जो भी चीज लिखी हुई है उसको किस तरह वो फैच करता है, और देन किस तरह आपका यूजर अंडरस्टैंड करके आपका जो वे ऑफ पर्पज है कि कन्वर्जन है, जो भी चीज आप करवाना चाह रहे हो उस पर वो लैंड करता है। तो आपकी राइटिंग के हिसाब से केडी क्या मतलब फॉर्मुलेट करती है राइटिंग के अंदर? जी फरहान। जी 100% मैं अग्री करता हूँ उनके साथ। केडी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। इवन अगर आप सैमरस पर केडी देखेंगे तो वो कुछ और आ रहा होगा, एएचएफ पर देखेंगे तो कुछ और आ रहा होगा, मॉस पर देखेंगे तो कुछ और आ रहा होगा। तो केडी पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और बाज दफा केडी जीरो शो कर रहा होता है, लेकिन वहां पर अगर रेडिट रैंक कर रहा है, फॉर्ब्स रैंक कर रहा है, देन यू आर डेड। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इवन कि उस जीरो केडी का भी। तो बेहतर यह है कि हर क्यूरी के लिए ना अलग सर्फ को एनालाइज किया जाए। ठीक है, और आप जिस कंट्री के अंदर अपना वो ब्लॉग रैंक करवाना चाह रहे हैं तो उस कंट्री के वो जो भी सर्फ है उसको सिमुलेट करें। सर्फ सिमुलेटर आते हैं, बहुत अवेलेबल हैं बहुत सारे। तो आप वहाँ पे उस कंट्री के उस सर्फ को देखें, उस सर्च इंजन रैंकिंग पेज को देखें कि वो क्यूरी के रिजल्ट्स कौन कौन से ब्लॉग्स, कौन कौन सी वेबसाइट्स उसमें रैंक कर रही हैं। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि आपको जस्ट उसका एक ये कह लें कि लिस्ट देख के ही पता चल जाता है कि ये आर्टिकल बड़ी आसानी से रैंक हो सकता है यार, इसके ऊपर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और बाज दफा आपको लगता है कि अरे इस पर तो जो है वो इतने बड़े बड़े जाइंट्स ने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं अगर बेहतरीन कंटेंट भी प्रोड्यूस कर दूं तो मेरी अथॉरिटी हार जाएगी वहां पर। मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी वो है ही नहीं कि वो नासा से compete कर सके, वो नेशनल ज्योग्राफिक से compete कर सके, वो नहीं कर सकती। मैं जितना भी बेहतरीन कंटेंट लिख लूं, नहीं हो सकता ऐसा। कि कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर इस लिहाज से मैं उस तरह देखता हूँ, कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी एज अ नंबर मैं बिल्कुल भी उसको अहमियत नहीं देता। अच्छा अफसान भाई, यहाँ पे एक चीज है कि इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट जब आपको वो चीज मिलती है, लाइक एक वेबसाइट है, वो अब मैटर करती है उसकी इंडस्ट्री, बी टू बी है, सेस है, या बी टू सी है, या सी टू सी है, जो भी है। तो बाज ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे उनके कंपेटिटर्स और इटसेल्फ खुद ब्लॉगिंग सेक्शन नहीं है क्रिएट किया होता है। ठीक है, बंदा आपसे रब्ता कर रहा है कि यार मुझे ना वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। तो एज अ ब्लॉग राइटर आप क्या रोल प्ले करते हो? तो आप क्या उन्हें रिकमेंड करते हो कि यार ब्लॉगिंग के अंदर जाओ, या वाकई उस इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉगिंग है वो रोल प्ले करेगी, अगर उसके कंपेटिटर्स नहीं भी कर रहे तो आप उसको फुलफिल करके मूव ऑन हो सकते हो? जी। अच्छा, जो बिजनेस ब्लॉग्स है ना, उनमें ब्लॉगिंग ऑलमोस्ट 99% टाइम वर्क कर रही होती है। मैंने ऐसा अभी तक के कोई केस नहीं देखा कि जिसमें वर्क ना कर रही हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो या मेरी थोड़ी सी नॉलेज में कमी हो, लेकिन अभी तक के मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है कि जिसमें ब्लॉगिंग वर्क नहीं करती। अच्छा, बाकी ये है कि अगर किसी क्लाइंट ने ब्लॉग बनाया हुआ ही नहीं है सिरे से, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है उसने अपने सर्विस पेजेस भी ना बनाए हो अभी, और उसने अपने यूज केस पेजेस भी ना बनाए हो जो कि बिजनेस में होंगे यकीनन। तो पहले, सबसे पहले मैं उसको ये रेकमेंड करूं कि बजाय आप ब्लॉग क्रिएट करो, मैं उसको ये रेकमेंड करता हूँ आप अपने पहले सर्विस पेजेस पूरे करें।
क्योंकि अगर कोई ब्लॉग से इक्का दुक्का लीड्स आनी भी हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाएंगी आपके सर्विस पेजेस लिख के। और अगर मैं ब्लॉग्स में भी अगर आपका कंटेंट लिख रहा हूँ तो मैं उसको प्रमोट करूंगा क्या, एक्चुअली क्या चीज़ है मेरे पास प्रमोट करने के लिए? वो आपके सर्विस पेजेस ही तो हैं। तो पहले मैं सर्विस पेजेस क्रिएट करूंगा और देन उसके बाद उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि हाँ अब एक ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, 6 महीने का 4 महीने का एक कंटेंट कैलेंडर प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आपके ये वाले ब्लॉग पहले लिखे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करेंगे। और देन फिर हम जाते हैं थोड़े से ये क्या है लो कंपटीशन कीवर्ड्स की तरफ। लेकिन पहले ऐसे ब्लॉग्स ही मैं रेकमेंड करता हूँ, इवन इफ वो रैंक नहीं करने कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप वही टॉपिक्स के ऊपर लिखें। ये स्ट्रेटेजी है पोस्ट एक्सयू अपडेट के बाद से। एक्सयू से पहले ऐसा नहीं था। तो अब मैं ज्यादातर यही रेकमेंड करता हूँ, पहले आप अथॉरिटी बिल्ड करें और देन फिर इवेंचुअली ट्रैफिक आ ही जाएगा। जब तक कि आप कोशिश करें कि एसईओ के जरिए अगर ट्रैफिक नहीं लेके आ रहे हैं तो आपका कोई कम्युनिटी होगी, आपका न्यूज़ लेटर होगा, आप वहां पे अपने ब्लॉग्स को प्रमोट कर दें। आपका आप सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये है कुछ सिनेरियो। अच्छा, यहाँ पे अगर जब फिलहाल भी आपके पास ब्लॉग आप लिखते हो, इंटरनल लिंक करते हो या उनके क्लस्टर्स करते हो, ठीक है, तो सीन ये होता है कि बाज का जो वेबसाइट की ना सीआरओ है ना, या वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस है, वो उतना एज एक्सपेक्टेशन रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता कि हमारी जो कंटेंट है, चाहे अगर सपोज करें कि आप ना बॉटम ऑफ द फनल लिख रहे हो कंटेंट या समथिंग, आप फनल बेस्ड कंटेंट लिख रहे हो क्या कन्वर्जन के लिए, लीड्स के लिए, तो लेकिन आपके जो वेबसाइट के पेजेस हैं, पहले तो हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं सीआरओ के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे जो आपके सीटीएज हैं या वेबसाइट का कंटेंट है, वो यूजर को वेबसाइट पे यूजर इंटरनल लिंकिंग के थ्रू वो लैंड कर रहे हैं अपने मनी मेकिंग पेजेस के ऊपर, लेकिन वहां से वो कन्वर्जन नहीं आ रही। तो एट दैट टाइम क्या वो ब्लॉग राइटर, अब क्योंकि हर बंदा उस हिसाब से जर्नी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, कुछ ब्लॉग राइटर है जिनको पता है हाउ नाउ है या सीआरओ की, यार उसे वो बता देता कि भाई यार आपके ये पेजेस अच्छे नहीं ऑप्टिमाइज, आप इनको ऑप्टिमाइज करें या इनको इस तरह लेके जाएं। लेकिन एज अ न्यूबी, वो राइटर जिनको जो मावरा है इनसे, इन टर्मिनोलॉजी से, तो वो लाइक उस फेस के अंदर क्या मतलब लेके जाएंगे अपने जो क्लाइंट है या अपने जिस कंपनी के अंदर वो वर्क कर रहे हैं। जी फैजान भाई, ये सिनेरियो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा रीडर बन के सोचना पड़ेगा। आप राइटर हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए रीडर बन जाएं और अपने क्लाइंट की वेबसाइट खोलें, जो उसके कुछ पुराने ब्लॉग्स पब्लिश हुए हुए होंगे, जरा उनके ऊपर जाएं और उनको देखें कि यार इसकी जो रीडेबिलिटी है वो कितनी अच्छी मुझे नजर आ रही है। इस क्लाइंट ने कोई ऐसा बैकग्राउंड तो यूज नहीं किया हुआ जिसकी वजह से वो टेक्स्ट ही मुझे विजिबल नहीं हो रहा। तो मैं आगे और क्या एक्शन लूंगा इसको पढ़ के, इस कंटेंट को पढ़ के? मुझे तो वो टेक्स्ट ही विजिबल नहीं हो रहा। बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट ने बिल्कुल कोई ब्लैक बैकग्राउंड चूज किया हुआ होता है अपनी वेबसाइट की थीम के लिए, और उसके ऊपर वो ग्रे कलर की टेक्स्ट से अपना कंटेंट पब्लिश किया हुआ होता है। तो सबसे पहले तो उसको ये समझाना पड़ता है कि भाई ये आप इसको चेंज करो। और देन फिर अगला स्टेप आता है कि बाज दफा आप पूरा का पूरा आर्टिकल ऊपर से नीचे तक के पैराग्राफ की सूरत में लिख देते हो और कोई भी बैनर ऐड नहीं करते। ठीक है, जो बिजनेस ब्लॉग्स हैं, जो B2B और B2C ब्लॉग्स हैं, उनमें बैनर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप चाहे वो टॉप के ऊपर डालें, इन बिटवीन इन द कंटेंट डालें। मैं इंटरनल लिंक्स की और एक्सटर्नल लिंक्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि एज अ बैनर कोई ना कोई ऐड जो कि आपकी अपनी ही वेबसाइट का, अपनी आपकी ही सर्विस का होगा, उसको लाजमी क्लाइंट को ये बताएं कि इस जगह पर मैं समझता हूँ कि ये बैनर बहुत अच्छा रहेगा। आपके अपने फॉर एग्जांपल आप अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए लिख रहे हैं आर्टिकल, नोशन के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें अगर आप इंजीनियर्स के बारे में अगर कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हाँ आप यहाँ पर कोई बैनर स्पेसिफिक टू इंजीनियर्स डालें और उसमें अपना कॉल टू एक्शन लिखें। तो वो विजिबिलिटी बड़ी वाजह हो जाती है। अगर इंटरनल लिंक डालेंगे आप वहां पे किसी एक दो वर्ड को इंटरनल लिंक करके, तो वो विजिबिलिटी आएगी नहीं, उस पर क्लिक करने का चांस बड़ा कम होगा जो भी रीडर होगा। लेकिन बैनर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक रीडर अगर आपका आर्टिकल स्किम भी कर रहा है ना, तो वो उस बैनर को स्किम किए बगैर नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता। ठीक है, बिकॉज वो आपने ऑप्टिमाइज ही इस तरह से किया हुआ होता है। आपको पता होगा कॉल टू एक्शन के जो बटन्स के कलर्स होते हैं वो भी इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि हाँ वो पूरी वेबसाइट से अलग होते हैं। कॉल टू एक्शन बटन अलग होगा, बाकी पूरी वेबसाइट का जो कलर है वो अलग होगा। तो बैनर्स के साथ भी यही होता है। तो कोई इतनी आसानी से मिस करता नहीं है उनको। हाँ, पढ़ के भी वो अगर ना क्लिक करे तो देन उसको हो सकता है कॉपी कॉपी का मसला हो या किसी और चीज का मसला हो।
ऑफर का मसला हो सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है ना कि विजिबिलिटी तो हो रीडर के सामने, अगर वही नहीं है तो फिर क्या फायदा। अच्छा अफसान भाई, अब आते हैं एआई के ऊपर। क्योंकि बाज़ का मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ सेशन किए हैं, शफीक भाई के साथ किए हैं, समी भाई के साथ किए हैं, बिलाल भाई के साथ किए हैं, और भी लोगों के साथ मतलब मीटअप या इवेंट्स के अंदर जाता रहा हूँ। तो एआई में ये है कि कुछ राइटर्स जो हैं वो एआई को एज अ कहते हैं कि यार उनसे आप लोग इंसाइट्स ले सकते हो, लेकिन एज उसकी जो यूजर लैंग्वेज है या जो भी उसका टोन ऑफ वॉइस है, ठीक है फजान भाई, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ तो वैसे ही खिलाफ हैं एआई को प्रॉपरली यूज करने के कि यार आप उसको ना अगर लोगे तो वो फजान भाई उसके मैं ना रिसेंटली पोस्ट भी पढ़ रहा था कि एआई जो सिस्टम है वो एजुकेट होता है प्रॉपरली उसके सर्वर बेस के अंदर के जो डाटा उसके अंदर फीड होता है। ठीक है, वो अभी सपोज करें मैं किसी भी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ तो विद पैसेज ऑफ टाइम अगर वो अपडेट हो रही है ना, तो एआई का अगर सर्वर अपना अपडेट नहीं हो रहा है समहाउ उसके अंदर वही डाटा है जो बैकएंड पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उनके सोर्सेज से, तो वो आपको वही शो ऑफ करवाएगा, उस हिसाब से इंसाइट देगा। तो आपकी नजर में एआई से इंफॉर्मेशन गेट करना है, स्क्रैप करना, इन टर्म्स ऑफ अगर हमें राइटर ब्लॉक नजर आ रहा है या हम कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे मल्टीपल सोर्सेज से, तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे? अच्छा, इसमें भी दो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने अभी जस्ट लिखना स्टार्ट किया है, बिगिनर्स। और दूसरे वो हैं कि हाँ, राइटिंग वो करते थे, अब अचानक से चैट जीपीटी आ गया तो अब क्या करें, यूज करें या ना करें। तो बिगिनर्स के लिए तो 100% बैन है चैट जीपीटी यूज करने के ऊपर, बिल्कुल भी यूज नहीं करना, करना ही नहीं। आइडियाज लेने के लिए भी नहीं करना, आउटलाइंस बनाने के लिए भी नहीं करना, राइटिंग तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसके लिए नहीं करना। उसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किल कर देता है। उसकी कोई भी, आप ये कह लें कि अगर आप राइटर हैं, ठीक है, और आपको एक आर्टिकल लिखना है और उसके हेडिंग्स के बारे में जानना है कि यहाँ पर ये हेडिंग क्यों सूटेबल है, यहाँ पर ये हेडिंग क्यों सूटेबल नहीं है, तो चैट जीपीटी जस्ट आपको बता देगा कि हाँ ये हेडिंग आपने अगली यूज करनी है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये वाली हेडिंग क्यों लिखनी है, रीडर ये वाला आर्टिकल इसलिए पढ़ रहा है तो अब ये वाली हेडिंग आनी चाहिए, बजाय ये कि आप जस्ट उसी की हेडिंग कॉपी पेस्ट करके छाप लेते हैं। और फिर उसके बाद कंटेंट के साथ भी आप यही हाल करते हैं, क्योंकि बिगिनर्स तो जाहिर है वो तो, उनको नहीं पता कि उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है चैट जीपीटी या कोई भी एआई राइटिंग टूल। किसी को भी आप ले लें, परप्लेक्सिटी को ले लें या फिर गूगल बार्ड को ले लें। हाँ, जो मिड लेवल राइटर्स हैं उनके लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कि एआई राइटिंग या फिर ह्यूमन कंटेंट, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट रियली मैटर। आप गूगल पर जाएं और देखें, अपने खुद आंखों से देखें, सब कुछ ज्यादातर इस वक्त 70 to 80% जो मुझे मुझे जितना नजर आता है कंटेंट एआई से रैंक हुआ हुआ है। जी। साफ दिख रहा होता है, बाज दफा तो मतलब आपको थोड़ा सा असेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जरा सा क्रिटिकल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिख जाता है कि हाँ इसके जो वर्ड्स हैं वो एआई के ही वर्ड्स हैं, एम्पावर्ड, इनहेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप ये करें कि एआई यूज करें, मगर थॉट प्रोसेस आपका अपनाओ, आउटलाइंस क्रिएट करें, चैट जीपीटी के थ्रू करें, अपने थ्रू करें, लेकिन वो लगे कि हाँ किसी ह्यूमन ने क्रिएट किया है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप एआई डिटेक्शन टूल यूज करने लग जाएं, वो भी बिल्कुल बेकार होता है, वो तो 100% फ्रॉड है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरा कुछ पुराने आर्टिकल्स हैं जिनको अगर मैं अभी डालूं ना, जो चैट जीपीटी आया भी नहीं था, मैंने तब लिखे थे, और अब अगर मैं डालूं तो वो डिटेक्ट कर लेगा एआई कि हाँ ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो ये हाल है। तो तो फरहान भाई यहाँ पे एआई मैं यूज करने में कोई, जी जी, अब यहाँ जी पे जी, एक चीज कोई ऐड मसला करना नहीं। चाहूंगा कि ना लाइक कुछ टर्मिनोलॉजी जिस तरह अनलॉक, अनलीश, एलिवेट, बूस्ट, समथिंग लाइक दैट, ये टर्मिनोलॉजी जहाँ से कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई लाइन स्टार्ट हो रही। अब फरहान भाई ये तो इंग्लिश की वोकैबुलरी है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई ये अरफन मौला एआई ने ये जनरेट करके दिए जिससे जो लाइन शुरू हो रही वो श्योरली 100% एआई से लिखी है। एट दैट काइंड ऑफ बिल्कुल स्टेज फरहान भाई कुछ क्लाइंट हैं, अब वो कहते हैं कि यार हमें आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया अब ये एआई जनरेटेड हम ये टूल के अंदर चेक करें, क्योंकि अगर मैं एक कंटेंट को एक ही पर्टिकुलर टूल के अंदर चेक करूँ ना, उसको मैं उसके हिसाब से उसकी टोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दूंगा, उसकी जो फलान भाई एआई डिटेक्टिबिलिटी है वो ना 0% हो जाएगी। ठीक है, अगर उस वही कंटेंट को मैं उठा के किसी और के अंदर टूल के अंदर जाऊं तो वो एआई फिर शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एट दैट सिनेरियो आप क्या मतलब अगर क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या उसके साथ डील कर रहे हैं, तो
क्या आपकी मतलब स्ट्रेटजीज होती हैं, या क्या आप उसे कहती हो? जी फरहान। अच्छा, आपके सवाल के ना दो हिस्से हैं। एक तो आपने पहले बोला कि हाँ बिल्कुल, जो एआई स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ ये एआई कंटेंट है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी। लेकिन बाज दफा अगर फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन अगर सारे ही यही वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, तो फिर मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये ह्यूमन रिटन है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का मसला है, मतलब हाँ ये कह सकते हैं आप चलें। तब भी मैं थोड़ा सा उसमें दम रख लेता हूँ कि 1% ये ह्यूमन नहीं लिखा होगा। लेकिन तब भी मैं ये कैसे मान लूं कि फिर सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो आईएनजी वर्ब से शुरू हो रहे हैं, वेदर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और बट ऑल्सो भी उनके अंदर क्लॉजेज आ रही हैं। तो ये सारे जो साइंस होते हैं ना वो बड़े क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि आपका कंटेंट एआई से लिखा हुआ है। भले से आप उसको किसी फिर एआई डिटेक्शन टूल से ना भी आप चेक करें, या अगर एआई डिटेक्शन टूल पास भी कर दे तब भी वो एआई से ही लिखा हुआ कंटेंट है। और अब जो बात रही कि क्लाइंट्स को समझाने की, तो वो तो देखें, वो बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करो जो आपको किसी एआई डिटेक्शन टूल के अंदर फंसा दे। ठीक है, बिकॉज हो सकता है वो बाद में पीछे से कोई और एआई डिटेक्शन टूल ले आए और वो कहे कि नहीं आपका तो कंटेंट एआई रिटन है, हालांकि आपने तो कंटेंट पास करके दिया हो एआई डिटेक्शन टूल से। तो ये यकीनन होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ लिंक्डइन पर बहुत सारी इस तरह की सॉफ्ट स्टोरीज डली हुई होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने के लिए। हाँ, अगर ऐसा कोई क्लाइंट है और आपकी बहुत मजबूरी है कि आपने ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना है, तो क्लियरली एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उस टूल का नाम मेंशन करें कि मैंने इसी से क्लियर करके देना है आपका कंटेंट। अगर आप कोई और टूल बाद में लेकर आते हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा फैजान भाई, अब आते हैं हमारा जो थर्ड फेज है वो क्लाइंट जर्नी की तरफ। ठीक है, क्लाइंट जर्नी में सबसे पहले जो मैटर करता है, हर बंदा, चाहे मैं हूँ, आप भाई हैं, या लिंक्डइन पे कोई क्लाइंट है, अगर किसी के साथ पार्टनर रख रहा है या किसी के साथ एफिलिएशन कर रहा है, तो समहाउ वो सबसे पहले सवाल करता है कि भाई अपना प्रीवियस वर्क, पास्ट एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो दिखाओ। ठीक है। अब बीइंग अ न्यूबी फैजान भाई, हमारे पास तो ऐसे कोई पोर्टफोलियो नहीं है या कोई इस तरह की सिनेरियोज नहीं है, चीजें वगैरह नहीं है। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप किस तरह इंप्रेस करेंगे अपने क्लाइंट को या रेफरल पार्टनर को? ठीक है, साथ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बीइंग अ न्यूबी हम लोग किस तरह अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आपके क्या क्या टैक्टिक्स थे इनिशियल फेजेस के ऊपर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? जी। जी, इनिशियली मैंने सबसे पहले अपना एक गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया हुआ था, जिस पर मैं अपने जो भी आर्टिकल्स लिखता था वो ऐड करता जाता था। इस तरह ये था कि मेरा जो एक पोर्टफोलियो था वो थोड़ा सा एक तरीके से एक ही जगह पर रहता था, और मुझे बाद में छांटना भी नहीं पड़ता था कि अगर कोई सैंपल मांग रहा है मुझसे रेलिवेंट, तो मैं जस्ट वहां सर्च करता था और मुझे वो सैंपल मिल जाता था, मैं सेंड कर देता था। बाकी ये है कि अगर किसी ने एक भी आर्टिकल अपनी जिंदगी में नहीं लिखा हुआ कभी, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और अगर कभी लिखा हुआ भी होता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता उस क्लाइंट से जो आपके इनबॉक्स में आ गया है। तो उसके लिए देखें, ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप काम करें फ्री में। मुझे पता है बहुत सारा बैकलैश आएगा इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टिप दी कि आप जाएं किसी लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएटर के पास और उससे बोलें कि भाई मुझे आपके लिए आर्टिकल लिखना है। आपका ही आर्टिकल, कोई जो आपने पहले लिखा हुआ हो, जस्ट मुझे उसी को लिखना है, दोबारा अपनी रीराइट करना है उसको। ठीक है, वो आप लिखें और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। गूगल डॉक्स का लिंक तो आपके पास मौजूद है ना, चले माना कि पब्लिश लिंक नहीं है आपका वेबसाइट पर, उसकी जरूरत होती भी नहीं है स्टार्टिंग में। अगर कोई गूगल डॉक्स का लिंक भी है तो वो भी काफी है। इनिशियली मैं गूगल ड्राइव पर अपने सारे गूगल डॉक्स के लिंक रखता था और मैं वही सेंड करता था अपने क्लाइंट्स को, और उससे क्लाइंट आ जाते थे, उससे क्लाइंट इंप्रेस हो जाते थे। जरूरी नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो तब ही क्लाइंट आएगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो पब्लिश्ड आर्टिकल है वो आप ही के नाम से पब्लिश्ड हो। अगर वो किसी और के नाम से भी पब्लिश्ड है और आप अगर क्लाइंट को कहें कि ये मैंने लिखा है, ठीक है, जेन्युइनली, मतलब ये नहीं कि किसी और का, वाकई किसी और का आर्टिकल है और आपने अपने नाम से वो दे दिया, तो वो तो खैर पकड़ में आ जाएगा, आज नहीं कल पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो घोस्ट रिटन ही होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप वो आर्टिकल्स लें और क्लाइंट को सेंड कर दें कि ये आर्टिकल मैंने लिखे हैं। और दूसरा ये कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आप अगर अपनी वेबसाइट बनाकर होस्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि आप गूगल ड्राइव पर उसको होस्ट करें।
पोर्टफोलियो वेबसाइट थोड़ी सी प्रोफेशनल लगती है क्लाइंट को, और वहां पर जस्ट अदर देन आप सैंपल्स और भी बहुत सारी चीजें अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं, अपनी प्राइसिंग के बारे में लिख सकते हैं, आपने जो क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है थोड़ा सा उनकी केस स्टडीज भी डाल सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो रिवैम्प किया है, और journoportfolio.com, मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए यूज करते हुए। और राइटर्स के लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, ऑथर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जाहिर है उन लोगों को इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं होती कि वो वर्डप्रेस की वेबसाइट खुद से क्रिएट करें, और ना ही इतना बजट होता है कि वो किसी और से उसको क्रिएट करवाएं। तो बेहतर ये है कि वो journoportfolio.com के जो फ्री वर्जन है उस पर जाएं और अपने आर्टिकल्स वहां पर होस्ट कर लें। उससे ये होगा कि वो आपके आर्टिकल्स वहां पर एम्बेड हो जाएंगे, उसका प्लेजरिज्म का भी मसला नहीं आएगा। जो भी आर्टिकल आप खोलेंगे वो डायरेक्ट क्लाइंट की वेबसाइट पर जाकर ही खुलेगा, मगर साथ में आप और भी बहुत सारी डिटेल्स अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में ऐड कर सकते हो। अच्छा फैजान भाई, यहाँ पे आवाज आ रही है? सॉरी। अच्छा, यहाँ जी पे जी। मैं कहना चाहूंगा कि अब पोर्टफोलियो में फैजान भाई एक और चीज मैं ऐड करता चाहूँ कि ना, जिस तरह हम लोग, आपने देखा होगा मार्केट पीआर कैंपेन्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है? तो बीइंग अ राइटर, क्या आपने कभी इस तरह के प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं कि किसी भी ब्रांड के लिए एज अ गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट लिखा हो जो वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर एज अ बैकलिंक एक्वायर करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है? एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आपने किस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस किए, तो ये भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कम्युनिटी गेस्ट पोस्टिंग वाली जो शीटों वाले लिंक देते हैं, और फिर आपको पता ही वेबसाइट का क्या हाल होना है। जी सर। जी अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। मुझे अक्सर क्लाइंट्स ने हायर किया है तो गेस्ट पोस्टिंग की लिखने के लिए हायर किया है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग के लिंक्स के लिए उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि आप लिंक भी लेके आए। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। मैंने ज्यादातर कंटेंट लिखा है गेस्ट पोस्ट के लिए, और वो वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि कोई नॉर्मल आर्टिकल क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर लिखा जा रहा है, बिकॉज आज के दौर में तो आप क्लाइंट की ही सर्विस और क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो ना, चाहे वो उसकी अपनी वेबसाइट पर हो या फिर वो किसी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट पर हो। तो दोनों सूरतों में आपकी जो लिखने की स्ट्रेटेजी होगी, जो रिसर्च की जो तरीके होंगे, वो सब कुछ सेम होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो किसी और वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, और ये है। अच्छा, यहाँ पे आप तीसरी जो चीज बहुत मैटर करती है अफनान भाई, वो है मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें जिस तरह कहते हैं ना, खुमियाजा भुगतना पड़ता है मार्केट क्लैश का, कि यार एक बंदा जो चीज है वो 100 रुपए की दे रहा है, तो वहीं पे दूसरा बंदा 5 रुपए की भी सेल कर रहा है, ठीक है? तो प्राइसिंग ये बहुत मैटर करती है फैजान भाई, चाहे वो जो सी मर्जी इंडस्ट्री हो, जो सा मर्जी मर्जी प्लेटफॉर्म हो। तो आपकी कैरियर में, लाइक आपने जब इनिशियल फेज पे राइटिंग स्टार्ट की, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या थी, और अब क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? जी। अच्छा, मेरी हमेशा से ही फिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को लेकर थोड़ी सी ज्यादा तरजीह रही है। अच्छा देखें, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? इट्स फ्री मार्केट। हर कोई अपने हिसाब से ही चार्ज करेगा, हर कोई अपने हिसाब से ही पे करेगा। अगर उसका बजट होगा तो वो आपको पे करेगा, अगर उसका थोड़ा सा ये कह लेंगे उसकी उसमें आ रहा होगा, डोमेन में आ रहा होगा, तभी वो चार्ज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी क्लाइंट से जबरदस्ती बजट निकलवा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी तक के ऐसा अपने करियर के अंदर नहीं देखा। हाँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो हाई पेइंग ही होते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं वो लो पेइंग ही होते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि आप थोड़ा सा अपना अगर सवाल दोबारा से रिपीट कर दें, अगर शायद मैंने कुछ मिस कर दिया उसके अंदर। मैंने कहा कि बिगिनर्स बिगिनर स्टेज पे आपकी प्राइसिंग क्या थी, कि लाइक मैं 2 रुपए या 3 रुपए पर वर्ड लेके जा रहा हूँ, या अब क्या है? तो बीइंग अ पर्सनल ब्रांडिंग, जिस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम हमारी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता जाता है, तो हम अपनी प्राइसिंग को भी थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं, उसे भी स्ट्रांग कर लेते हैं। तो आपने क्या मतलब किया, अपनी जो लेवल अप किया अगर प्राइसिंग को, तो जी सर। जी अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए अजीब होगा सुनना। मेरा जो फाइवर पर एक क्लाइंट था, शायद दूसरा या तीसरा क्लाइंट था, उसके लिए मैंने काम किया था। $5 में 5,000 वर्ड्स लिखे थे। ठीक है, तो ये मतलब मुझे नहीं पता ये कितने रुपीस पर वर्ड होता है, शायद ये पॉइंट्स में होता होगा। ये 1 और 2 रुपीस में तो ऑफकोर्स नहीं आता। तो ये इतना लो रेट था कि उस टाइम पर मुझे इवन मेरे दोस्त भी बोलते थे कि भाई इसके लिए काम क्यों कर रहे हो। लेकिन अगेन, मेरे लिए एक महीने खाली बैठने से बेहतर था कि फाइवर पे मैं अपनी खाली गिग लेकर बैठा रहूं। उससे बेहतर यह है कि मैं कोई काम कर लूं और उसके जरिए मेरी प्रोफाइल पर रिव्यू आ जाए। ठीक है, दो ही मकसद होते हैं, एक तो ये कि आप कोई काम सीख लो, और दूसरा ये कि आपकी प्रोफाइल पर रिव्यू आ जाए। अगर हाँ इसके अलावा कोई फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो फिर चलें,
बेकार है फिर उसके ऊपर काम करना, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। लेकिन इनिशियली मैंने $5 चार्ज किए थे 5000 वर्ड्स के लिए, और मुझे वो रिव्यू मिल गया था अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और वो बहुत, मतलब काफी अरसे तक की मेरी वो प्रोफाइल मेरे साथ रही थी। अच्छा, अब ये है कि $5 के बाद जाहिर है फिर $10, फिर $20, $30। और अभी जो अभी मेरा हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट है अभी, उससे मैं $200 पर ब्लॉग पोस्ट चार्ज कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन है अभी बैठे बैठे ज़हन में है कि फरहान भाई ऑब्वियसली आपको पता है वेबसाइट्स जो काफ़ी वो हिट हो रही हैं, मतलब हिट भी होती हैं या समथिंग लाइक दैट, उनकी जो पहली स्पैमिंग है या जो लिंक बिल्डिंग है वो इस तरह की है कि वेबसाइट को ना पूरा ना तबाह बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो बीइंग अ राइटर, अगर आपके पास कभी वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए हों कि यार एक वेबसाइट उसको रिकवर करना है, तो ब्लॉगिंग उसमें क्या रोल प्ले करती है? अच्छा, इसमें देखना ये पड़ेगा कि वो वेबसाइट हिट कौन सी अपडेट से हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वो वेबसाइट HCU से हिट हुई है या फिर किसी और वेबसाइट या फिर किसी और सॉरी अपडेट से हिट हुई है, तो आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये देख लें, अगर वो HCU से हिट हुई है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिकॉज आपको पता होगा कि अभी तक के कोई भी वेबसाइट डॉक्यूमेंटेड नहीं है जो HCU से रिकवर हुई हो। रिसेंटली थोड़ी बहुत जो अब स्पाइक्स रिकवर आई हुई हैं, भी थी, हाँ। जी जी। स्पाइक्स आई थी, तो वो भी जो है वो वापस नीचे चली गई। जी जी। हाउस फ्रेश का बहुत बड़ा नाम है, उसको आप शायद रेट्रो रेट्रो डोडो का बहुत बड़ा नाम है वो। लेकिन अगर रिकवर हुई भी थी तो वो वापस नीचे चली गई। तो HCU की जो वेबसाइट्स हैं उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल है ब्लॉगिंग से। हाँ, अगर वो किसी और वजह से हिट हुई थी तो वो ब्लॉगिंग से रिकवर हो सकती हैं। मे बी पॉसिबल कि उनका कंटेंट इतना ज्यादा स्पैमी हो, इतना ज्यादा AI जनरेटेड हो कि वो गूगल ने हिट कर दिया हो उसको। तो आप अगर उस कंटेंट को सबसे पहले तो रिमूव करें। जितना भी अनहेल्पफुल कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको रिमूव करें, उसको डिलीट करवाएं। डेवलपर से डिलीट करवाएं अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो, क्लाइंट का जो कंटेंट है, वरना आप खुद उसको डिलीट करें। और देन उसके बाद दोबारा से अगर तो वो ऑप्टिमाइज होने के काबिल है तो उसको रीराइट करें, वरना सिरे से वो कंटेंट डिलीट कर दें। क्योंकि अक्सर जो वेबसाइट्स हिट होती है ना, उनका मसला यही होता है ज्यादातर कि नया नया AI आया होता है और उन्होंने वो यूज किया होता है कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर कि चलो ये ट्राई करते हैं, राइटर को बाहर निकालते हैं, इसको जो है वो फायर करते हैं, जरा खुद से लिखते हैं ये आर्टिकल 10-20 जितने भी बल्क में हैं। जो बल्क AI जनरेटर्स हैं वो बड़ी आसानी से आपकी कंटेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं वेबसाइट को। अच्छा जानवी, अब क्योंकि हम लोग न्यूबीज की क्लाइंट थर्ड फेज पे थे, तो हम लोग ये बात करें कि जानवी जो क्लाइंट एक्वायरिंग है, क्लाइंट हंटिंग या क्लाइंट पिचिंग प्रोसेस, तो एज अ न्यूबी बीइंग अ राइटर, ठीक है, पर्टिकुलर में क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक बात ही राइटिंग की आज कर रहे हैं, तो क्योंकि अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लिंक्डइन और यूट्यूब को लेके जा रहा हूँ एज अ पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग, अगर आपने अपनी कैरियर की बात की तो आपने फाइवर से स्टार्ट किया और देन अपवर्क पे एंड देन आगे मूव ऑन होते हुए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज अ सीनियर इन अ राइटिंग के न्यूबी को, किस पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, और या फिर उसे सभी में जाना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करेंगे? स्टार्टिंग के लिए तो देखें, लिंक्डइन बेस्ट है। सब लोगों को पता होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लिंक्डइन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और बिगिनर्स के लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि बजाय ये कि आप फाइवर और अपवर्क पे अपना पहला ऑर्डर ढूंढें, आप लिंक्डइन पे अपना पहला ऑर्डर ढूंढें, आप लिंक्डइन पे अपना पहला प्रोजेक्ट वहां से फाइंड करें। बिकॉज आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप अपवर्क के कनेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। और आज वो दौर भी नहीं है कि आपको इंस्टेंटली कोई क्लाइंट मिल जाएगा थोड़ी बहुत बिडिंग करने के बाद। वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन अब लिंक्डइन का ही दौर है कि कोई बिगनर लिंक्डइन पर अगर आए और वहां पर जस्ट थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स के हवाले से पोस्टिंग करना शुरू करे, तो वहां से बहुत, ये कह लें कि अच्छे क्लाइंट्स तो नहीं, हाई पेइंग क्लाइंट्स तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत लोकल क्लाइंट्स आपको रीच कर लेते हैं। और आप अपनी थोड़ी बहुत रेपो बनाते हैं ना वहाँ पे, तो आप अपने थोड़े बहुत DMs में जाकर भी काम मांग सकते हैं और उससे आपको काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग में लिंक्डइन बेस्ट है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी, क्लाइंट हंटिंग के लिए भी। देन जब आपके पास वो एक दो क्लाइंट्स आ जाएं और आपका पोर्टफोलियो भी ज़ाहिर है बनना शुरू हो जाए, तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर भी, और जहां जिस मर्जी वेबसाइट के ऊपर चाहें। आप फिर डायरेक्ट रिमोट वर्किंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर।
लेकिन इनिशियली कोशिश करें कि लिंक्डइन से आपको एक दो प्रोजेक्ट मिल जाएं, बिकॉज मिल सकते हैं और लोकली बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा फरहान भाई, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जॉब और एज अ फ्रीडम बीइंग अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे एज अ राइटर लोगों को कि यार आप एक जॉब एक्वायर्ड करें और साथ ही अपना जो है सेकेंडली फेज अपना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें, जब आपको लगे कि यार वाकई वहां से मुझे इतना पोटेंशियल ग्रैब हो रहा है, देन आप उसको एज अ परमानेंट रोल के अंदर शिफ्ट कर लें और अपनी जॉब को क्विट कर दें, या एज अ फ्रीलांसर यूनिट स्टार्टिंग फेज से जाना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम होती हैं, जिनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही ये काम शुरू किया था, और उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी जॉब की। और बाय द टाइम मैं ग्रेजुएट हुआ, तब तक के मैं फ्रीलांसिंग करियर अपना इतना एस्टेब्लिश कर चुका था कि मुझे जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने शुरू से ही फ्रीलांसिंग को ही कंटिन्यू रखा है। तो तकरीबन 5 साल हो गए मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कि जिनको नीड होती है, जाहिर है घर तो चलाना है ना, किचन मनी तो चाहिए उनको। तो फ्रीलांसिंग तो इतनी जल्दी आपको पे नहीं करेगी, तो उसके लिए इनिशियली जॉब तो लाजमी है। अच्छा, कोशिश फिर ये करनी चाहिए कि जॉब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही करें, मतलब जिस चीज में आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, आप उसी चीज में ही अपना, अगर आप राइटिंग करियर, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे राइटिंग के लिए हैं, तो आप कोशिश करें कि एज अ राइटर ही किसी एजेंसी में, अगर कोशिश करें कि आपको ऑन साइट जॉब ना मिले तो बेहतर है, बिकॉज ऑन साइट जॉब बहुत ज्यादा टाइम खाती है। कोशिश करें कि आपको रिमोट में। जॉब मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें फिर ये है कि आप कहीं ना कहीं अपना फ्रीलांस वर्क भी इंक्लूड कर सकते हो अपने स्केड्यूल के अंदर। और वंस आपका फ्रीलांसिंग का, ये कह लें कि इनकम इतनी हो जाए कि आपका किचन मनी चलना शुरू हो जाए, तो देन आप अपनी जॉब छोड़ें। वरना जॉब छोड़ना मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आपकी किचन मनी सॉर्टेड हो। और इवन इफ अगर आपकी किचन मनी सॉर्टेड है, तब भी ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर कभी कभी, कि उसकी वजह से आपका किचन चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए लाजमी लाजमी थोड़ा बहुत आप फंड्स रखें, 4 महीने 6 महीने के फंड्स लाजमी रखें, कि हाँ अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी और इस दौरान मैं इजीली क्लाइंट्स फाइंड कर लूंगा। अच्छा फरहान भाई, यहाँ पे एक है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि अपनी जो इनकम वगैरह है सेव करें और अपने ऊपर इन काइंड ऑफ लर्निंग इन्वेस्ट करें। तो फरहान भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं इन फेजेस से गुजरा हूँ ऑब्वियसली, मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी इंस्टीट्यूशन से अपनी जो ई कॉमर्स अमेजोन पे स्टार्टिंग फेज पर लर्न किया और एसईओ में मूव ऑन हुआ, तो क्या वाकई ही आपकी मतलब, क्योंकि आपने माशाल्लाह 5 साल गुजार लिए, तो क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पोटेंशियल है, अगर वो एज अ कोर्सेज वो एसईओ राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग या कॉपी राइटिंग करवा रहे हैं, तो क्या वो वाकई इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो जो हमारे फ्यूचर की जेन्स हैं उनको आगे वो अगर उनसे इंसाइट्स गेट करके अपना कैरियर आगे स्केल कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद ले रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। इंस्टीट्यूशन से मुराद फरहान भाई, जो ये लोग अपने कोर्सेज सेल करते हैं मार्केट के अंदर कि यार आज हम लोग ये लॉन्च कर रहे हैं या हमारा ये न्यू कोर्स आ रहा है, तो इनके बारे में इंसाइट्स करना चाह रहा हूँ। जी। देखिए, मैं जनरलाइज नहीं करूंगा कि सबके सब बुरे हैं, मैं ये भी जनरलाइज नहीं करूंगा कि सबके सब अच्छे हैं। थोड़े बहुत बुरे भी हैं और थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, तो ये आपको खुद असेस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर जाके। लेकिन अगेन मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, आपको अगर थोड़ा आगे के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी है ना, तो ट्विटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप वहां पर जाएं, और एसईओ की आपको वो न्यूज़ मिलेंगी, एसईओ के वो आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे, जो आपको वो बातें बताएंगे जो यहाँ कोई नहीं बता रहा होगा। ठीक जी है, जी, इवन ऐसे लिंक्डइन ही। के ऊपर भी कोई नहीं बता रहा होगा, लिंक्डइन पर भी लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको झूठी झूठी बातें बताएंगे एसईओ की। लेकिन ट्विटर के ऊपर जो है वो आपको फिर भी थोड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और दूसरा जो रिसोर्स है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ें, एसईओ के हवाले से भी और राइटिंग के हवाले से भी। आप सर्च इंजन राउंड टेबल है, आपको पता होगा, और इसके अलावा सर्च इंजन लैंड है, और सर्च बैक इंजन लिंक है। जर्नल है। बैकलिंको है, बिल्कुल, ब्रांडिंग की वेबसाइट्स हैं, सैमरश की, एएचरेफ्स की, बहुत सारे जी ब्लॉग्स हैं। जी। ये आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपना टाइम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो इससे आपको वो बातें पता चलेंगी जो किसी एक बिल्कुल मीडियोकर राइटर को नहीं पता होंगी। ऑब्वियसली आपको उससे ज्यादा
नॉलेज होगी और तभी आप एक्सेल करेंगे। जी फरहान भाई, तो हमारा अभी मेरे एंड पे जो जितने भी क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह काफी अच्छा गाइड किया फ्रीलांसर्स को, बीइंग अ न्यूबी बीइंग अ सीनियर, के किस तरह आपने अपनी लाइफ जो जर्नी है उसको स्केल अप करना है। तो मेरे एंड से जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फरहान भाई। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। तो हमारा जो है सेशन वो 15 मिनट का Q&A होगा। तो जी, जिन जिनके क्वेश्चन है वो अपने काइंडली हैंड रेस करें, और फजान भाई आपको इंशाल्लाह अपने एक्सपेरिमेंटल थिंग से आपको लाजमी वो चीज़ें आंसर करेंगे जी। तो काइंडली अपने हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर जो जिनको कोई मसला है रिगार्डिंग मतलब माइक ऑन करने में, वो अपने चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग वहां से रीड करके आपके क्वेश्चन करते हैं जी। मैं फसान भाई, मैं राबिया को अनम्यूट कर रहा हूँ, शी विल आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू जी। राबिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? जी जी। हाँ जी, मैंने एक सवाल पूछना था कि ओके, सो इट्स लाइक दिस इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बेसिकली अच्छा, मैंने ना बहुत साल इनिशियली आई हैव डन अ लॉट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। उसके बाद लाइक आई हैव स्विच टू ब्लॉगिंग एज वेल, मतलब लेकिन शुरू में आई हैड लाइक आउटसोर्स क्लाइंट्स। ठीक है, अब मुझे ना लाइक जब मैंने अब वो दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग, और मैंने क्योंकि इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दिया, आई वाज आल्सो फाइंडिंग जॉब, और मेरा कोई काम बना नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि हाउ टू स्टार्ट। लाइक आफ्टर लाइक आई हैव डन, लाइक मेरे पास लिखी हुई चीजें भी हैं, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। लाइक अपवर्क वगैरह मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपना ब्लॉग अब शुरू किया है रिसेंटली। तो अब एक तो जैसे कोई प्रॉब्लम साथ में कोई कम्युनिटी और ये सब कुछ नहीं मुझे समझ में आता कि कहाँ से कैसे आ जाए, क्योंकि अगर जैसे कि अगर आप ऑफिस में करें तो somebody, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए? एक ये बात मुझे बता दें, और मेंटोर वगैरह कहाँ से, कौन किस तरह किसी के साथ एसोसिएट हों, और रीच आउट कैसे करें क्लाइंट्स को, क्योंकि नॉर्मली इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स यू गेट लाइक ₹1 पर वर्ड। तो जब, क्योंकि अगर आपको एक दफा पता चल जाए कि आपको अच्छा काम मिल सकता है, अगर आपको 3,000 एक आर्टिकल का मिल रहा है, 300 लफ्ज लिखने का, तो लेकिन वो रेयर है। लेकिन नॉर्मली इतने कम लो पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, कैसे ढूंढना करें, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी फजान भाई, आ रही है। अच्छा, तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं। जो लो पेइंग क्लाइंट्स हैं, देखें, लोकल क्लाइंट्स आपको हमेशा लो पेइंग ही मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि हाई पेइंग क्लाइंट को ही मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी इतनी पॉकेट नहीं है, उनकी इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि वो आपको इतना ज्यादा पे कर सकें। तो उसके लिए तो आपको इंटरनेशनल की तरफ ही जाना पड़ेगा। वंस आप अपना एक्सपोजर या अपना एक्सपीरियंस इतना बना लें कि लोकल क्लाइंट्स के साथ, और उसके फौरन बाद आप मूव कर जाएं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। आप छोड़ दें लोकल क्लाइंट्स को, वो नहीं पे करेंगे इतना, उनकी मतलब इतनी पॉकेट्स हैं ही नहीं। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए फिर देन देखें, अपवर्क है, कोल्ड ईमेलिंग है, लिंक्डइन के जरिए आप क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं, कोई अगर रिमोट जॉब मिल जाए। और यही सारे तरीके हैं। बाकी इनिशियली अपना ब्लॉग बनाने को थोड़ा सा अभी उस पर रुक जाएं। स्टार्टिंग में पैसिव इनकम जो है वो इतनी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। बहुत जल्दी आपकी मोटिवेशन लूज हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। और पैसिव इनकम, और अगेन जब तक कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन ना कर लें, तब तक के अपना ब्लॉग भी उस तरीके से ना बनाएं। अपना जो हाथ साफ करें ना, वो ज्यादातर क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर करें, बजाय ये कि अपनी वेबसाइट के ऊपर करें। तो ये एक चीज है। बाकी पहला सवाल उनका क्या था, अहमद भाई, अगर आप बता सकें तो। जी, उन्होंने पहला सवाल किया था कि बीइंग एकेडमिक राइटर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, लेकिन देन मैं उसको छोड़ के जॉब की तरफ चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना जो है फ्रीलांसिंग कैरियर उसे कैसे कंटिन्यू करूं, कैसे क्लाइंट एक्वायर करूं, और कैसे अपनी जो है जर्नी उसको स्केल करूं। जी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लिंक्डइन से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहले आप वहां पे अपनी प्रोफाइल अगर इस्टेब्लिश नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ी सी वहां पर अथॉरिटी बिल्ड करें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी ब्लॉग की अथॉरिटी बिल्ड करते हैं ना, वहां पर अपनी आप पोस्टिंग करें, उससे ऑडियंस की नजर में आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। और
इस तरीके से आप कोई यूट्यूब से अगर कोई आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर किसी और जगह से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन करके आप एज अ थॉट लीडर, चले मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप थॉट लीडर बन जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी हद तक के अपनी जो इंसाइट्स हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें। और साथ में कोशिश करें कि लोगों के डीएम्स में भी आप किसी ना किसी तरीके से कोलैबोरेशन करें, नेटवर्किंग करें। स्टार्ट में आप ऐसे मैसेजेस तो नहीं भेजें जो बिल्कुल ही सेलिंग के हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रैपो बनाने की कोशिश करें। और अगर तो आप समझती हैं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकती हैं, तो वो डेफिनेटली आप उसी की तरफ अपना सारा का सारा इन्वेस्ट करें टाइम। आप लोकल क्लाइंट्स को ज्यादा ध्यान मत दें। एंड जी कोलैबोरेशन से क्या मुराद है आपकी? किस तरह से कोलैबोरेट करें और क्रिएटर्स के साथ किस तरह से? अच्छा जी फजान भाई, बिल्कुल। यहाँ पे ना मैं बहुत आंस सारे। करता हूँ इनको ना डिटेल के साथ, क्योंकि बीइंग अ पर्सनल ब्रांडिंग मैंने काफी इस चीज पे काम किया, तो आप भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब अच्छा देखिए राबिया, अगर आपने जर्नी स्टार्ट करनी है ना बीइंग अ फ्रीलांसर, तो सबसे पहले आपको ना अपनी ऑफर क्लियर होनी चाहिए कि लाइक एक्चुअल में आपने मार्केट में देना क्या है, ठीक है। मोस्टली बंदों को यही नहीं पता होता कि यार मेरा स्किल अगर एसईओ करा तो एसईओ में मैं क्या कर रहा हूँ। हर बंदा कहता है यार एसईओ में मैं गेस्ट पोस्टिंग भी करता हूँ, एसईओ में मैं टेक्निकल भी करता हूँ, एसईओ के अंदर भाई मैं ऑन पेज भी करता हूँ, एसईओ के अंदर भाई मैं वेबसाइट डिजाइन भी कर देता हूँ, सीआरओ भी कर देता हूँ, ठीक है। अब बीइंग अ राइटर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि यार आप ना कौन सी राइटिंग करते हो, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। सेकेंडली आपने डिफाइन करना है कि यार आपकी ऑफर्स क्या हैं जो आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। अगर मैं क्लाइंट हूं ना, मैं आपके पास जाऊंगा तो आप मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीजें दे सकते हो। आप राइटर हो तो राइटिंग के अंदर आपकी कौन कौन सी पैकेजेस हैं, आपने हर चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। अपने माइंड सेट के अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं किसी क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड हो रही हूँ तो मैंने क्या उसके बिजनेस को देना है, और अगर मेरे साथ वो डील क्लोज करता है तो मैंने कौन सी वैल्यू किस तरह यूटिलाइज। देन अब फिर आती है प्लेटफॉर्म को चूज करने की बारी कि अब अपवर्क के ऊपर मूव होना हो जाए, फाइवर के, लिंक्डइन के, यूट्यूब के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आपकी वाकई पर्सनैलिटी है दूसरी, अगर आपको वाकई इतना स्किल सेट आता है कि यार आप यूट्यूब के ऊपर ना उसको लोगों को वो डिलीवर कर सकते हो नॉलेज, तो बीइंग का मेंटोर जब आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो तो आपको स्पॉन्सर भी वर्क मिलता है। और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 साल से काम कर रहा हूँ, आल दो मैं काम मतलब ये लेक्चर वगैरह अपलोड करता हूँ, लेकिन मेरा रेफरल नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि मुझे अपने रेफरल नेटवर्क से ही क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ यूट्यूबर आपको ये एक एज मिलता है, ठीक है। सेकंडली आपको ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो ये यूट्यूबर की जर्नी है। अगर आप सेकंडली मूव ऑन होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो लिंक्डइन के ऊपर अब आप देखें, आप बैकएंड पे आपको अपनी ऑफर्स क्लियर है, तो जब आप लिंक्डइन की जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले अपना नेटवर्क स्टोन कर। नेटवर्क अब आपने पूछा कि किस तरह स्टोन करना है, देखें आप क्या करें, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन करें। आपको अपनी जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके अपना कंटेंट पोस्ट करें, लेकिन अपने कंटेंट को ये नहीं है कि मैंने रोजाना ही पोस्ट करना, आप 3 डेज अ वीक कर लें, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रखना है, लोगों के साथ इंगेज होना है। क्योंकि अब आपको पता है आपने स्किल में सेल क्या करना है और आपकी स्किल सेट है क्या, तो आपने स्किल सेट के हिसाब से लोगों को आंस करना है। जब आप आंस करोगे ना लोगों की क्यूरीज को, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर आप लोग आपके साथ इंगेज होंगे। सपोज करो मुझे प्रॉब्लम आई, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, आपने बताया कि यार आपकी वेबसाइट के ना कंटेंट ऑडिट करके दिया कि उसको ये मसला है, ओबियसली मैं कहूंगा कि राबिया ठीक है यार ये मसला आ रहा है, आप इसको फिक्स करोगे तो कितने चार्जेस लोगे, ठीक है। एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आपको पता है आपने ऑफर्स क्लियर किए हैं, तो देन यू कैन क्लोज दैट क्लाइंट एज वेल। सो ये एक प्रोसेस है, आप इस तरह जाएंगे इंशाल्लाह यू विल earn a good amount and build your career as well। जी राबी, होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। थैंक यू। हाँ बारकल्ला। जी फलान भाई तो मैंने कहा चलो आप भाई की असिस्टेंस कर दूं एट दैट टाइम। तो जी फलान भाई हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं राशिद भाई की तरफ, या रशीद, डोंट नो, अगर प्रोनाउंसिएशन में मसला हो गया होगा राशिद भाई, मेरे एंड से कोई मिस्टेक हो गई तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई और अमीन भाई, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा वालेकुम फ़ैन हूँ। सलाम। और क्योंकि आप लोग इंग्लिश करते रहते हैं, इनबॉक्स में भी जवाब देते रहते हैं, तो बहुत हम्बल है, थैंक यू फॉर दैट। हाँ अच्छा जज़ाकल्लाह। फैज़ान भाई से मेरा क्वेश्चन ये है कि फैज़ान भाई किस तरह एक आर्टिकल को $200 का आर्टिकल बनाएं, मतलब उसमें क्या उसका एसेंस होना चाहिए, उसकी क्या फीचर्स होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फैज़ान भाई अगर मैंने एक साल में एक ऑन साइट जॉब में एक नीश में फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ में एक साल लगा लिया है,
तो क्या मुझे इसी को स्पेसिफिक बना के अपने आप को सेल करना चाहिए, मार्केट करना चाहिए, या दूसरी निशीज को भी डिस्कवर करना चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा इसमें हाथ बैठ गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी कौन सी निश है अभी? राशिद आई भाई मैं गेस आपको ना अनम्यूट म्यूट हो कर गए रहा हैं। हूँ। जी जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ अगेन। जी राशिद जी भाई। फैजान भाई मेरी नीश है फैमिली लॉ मीडिएशन की, डाइवोर्स की नीश है। मैं एक कैलिफोर्नियन क्लाइंट के साथ ऑन साइट जॉब में काम करता हूँ, मतलब एक एजेंसी में ठीक काम है, करता हूँ, उसके लिए लिखता हूँ डाइवोर्स मीडिएशन पे। ठीक है, ठीक है। आपकी ये जो निश है ये बहुत स्पेसिफिक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके जैसे और दूसरे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने और भी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग की निश है, उसमें भी हो सकता है आप आर्टिकल्स क्रिएट कर लो, या फिर और मैरिज काउंसलिंग के, या और कोई और आपको लगता है कि कोई और साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इससे लिंक कर रहे हैं, तो आप वो ऐड करें और अपने आप को एज अ साइकोलॉजी राइटर के तौर पर पिच करें क्लाइंट्स को। इंस्टेड ये कि आप जस्ट बहुत ही निश अभी फिलहाल मार्केट के अंदर हैं, तो इतनी आसानी से ना आपको क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं, या बहुत आपको टाइम लगेगा एक एक क्लाइंट ढूंढने में इस मार्केट के अंदर। तो बेहतर तो यही है। और पहला अच्छा, सवाल क्या और था फिर आपका? जी फैजान भाई मेरा पहला सवाल ये है कि एक जो 200 आर्टिकल जो है वो किस तरह $200 का आर्टिकल बनता है, बजाय एक $20 का, एक $30 का? तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो $200 का होता है? जी ठीक है। अच्छा, उसके लिए ना पहले तो क्लाइंट को ऐसा होना पड़ेगा कि वो $200 पे करे। अगर वही नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिख लें, पहले आपको अच्छा क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा कि वो $200 पे करने वाला हो, देन आपको ऐसा आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आर्टिकल ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये कह लें, स्टाइल एंड टोन एंड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि आजकल हर कोई चैट जीपीटी से लिख रहा है। इवन $200 वाले आर्टिकल भी चैट जीपीटी से जनरेट हो रहे हैं, और $20 वाले आर्टिकल भी चैट जीपीटी से जनरेट हो रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज रिसर्च। आप जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे, चाहे वो क्लाइंट के बिजनेस के हवाले से हो या फिर मार्केट रिसर्च हो, वो उतना ज्यादा उस आर्टिकल को इन डेप्थ बनाएगी, वो उतना ज्यादा उस आर्टिकल को हेल्पफुल बनाएगी, और उतना ज्यादा वो आर्टिकल वैल्यूएबल हो जाएगा। आप उसको ज्यादा प्राइसिंग पर सेल कर सकते हो। अगर वो रिसर्च ही उसको बैक नहीं कर रही ना उस आर्टिकल के, तो फिर आपके आर्टिकल में और एक चैट जीपीटी के जनरेटेड हुए कंटेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो बड़ी आसानी से फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाना है अपना कंटेंट, तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बजाय ये कि आप 1 घंटे में वो आर्टिकल कंप्लीट कर लें, आप 1 घंटा और लगाएं उसके ऊपर कोई स्टेट्स निकालने में, कोई इंसाइट्स निकालने में, कोई ऐसी चीज निकालने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने एक HVAC के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, और वो फर्नेसेस थी। उनकी जो BTUs थे ना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, वो इंग्लिश यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हुए हुए थे, और मुझे जो है थे वो कैनेडियन यूनिट्स में चाहिए थे। अब इंटरनेट के ऊपर कोई भी इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं था कि जो कैनेडियन यूनिट्स के अंदर वो दे रहा हो यूनिट्स, और मेरा जो क्लाइंट था वो कैनेडियन बेस्ड ही था। तो मैंने क्या किया, उसी कंटेंट को, उसी टेबल को लेकर गया चैट जीपीटी के पास, और उसको बोला भाई इसको कन्वर्ट कर दो कनाडा के यूनिट्स के अंदर। उसने वो कनाडा के यूनिट्स में कन्वर्ट किया, और मैंने वो कंटेंट पब्लिश कर दिया। अब ये वो चीज थी जो बिल्कुल सेकंड्स की मेहनत थी, लेकिन जरा सा आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा ये आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से अलग हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है। और रिसर्च ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगेन मैंने कहा, रिसर्च ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी को बोला भाई आप ही मुझे कंटेंट लिख कर दे दो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। आपको अपना दिमाग यूज करके रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी वो कंटेंट वैल्यूएबल होगा। जी राशिद भाई, होप सो आप भाई को आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी फैजान भाई थैंक यू। लेकिन आपने एक बात की है कि जो नए राइटर्स हैं उनको चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी राइटिंग स्किल या थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट एडवाइस एज वेल। जी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी बारकल्ला राशिद भाई, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट मैं अब्दुल्ला भाई को ऑन बोर्ड कर रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई और अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम।
फैजान भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ना, ब्लॉग की अगर आप आउटलाइन जनरेट करना यहाँ पे डेमो करके प्रैक्टिकल दिखा दें कि हमने अपने कंपेटिटर की रिसर्च किस तरह करनी है, और हमने अपने LSI और जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको अपनी ब्लॉग की आउटलाइन में किस तरह हमने जनरेट करना है ना। और उसके अलावा जो आपने अभी कहा कि रिसर्च जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही आपका आर्टिकल इन डेप्थ होगा, तो इसके बारे में भी बता दें कि रिसर्च कैसे करनी है। अगर आप प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे तो बेहतर हो जाएगा तो स्क्रीन पे। प्रैक्टिकल के अंदर मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, मेरे ख्याल में जी ओवरव्यू से जी। भी आपका काम चल जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा होपफुली। तो चलें देखें, ठीक है, आप बता देंगे। जी जी, देखें आउटलाइन जनरेट करने के लिए ना तीन चार चीजें हैं जो आपको, जहां से आपको रिसर्च करनी है। अगेन मैं रिसर्च के ऊपर भी ज्यादा फोकस करूंगा। तो नंबर वन तो ये है कि क्लाइंट से सबसे पहले पूछें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में डालनी है मुझे। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना वो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, उसको बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो इवन आप मार्केट रिसर्च करेंगे ना उसको भी आप नहीं निकाल सकते, आपको वो क्लाइंट बता देगा 2 मिनट में। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि वो दो तीन लिंक्स आपको ऐसे प्रोवाइड कर दे कि जहां से आप वो रिसर्च कर सकें। वो कोई डिस्कशन फोरम हो सकता है, वो कोई उसकी अपनी ही टीम का कोई बंदा हो सकता है जिसको वो डायरेक्ट कर दे कि भाई आप इससे मालूम कर लो, इस सब्जेक्ट के बारे में ये ज्यादा बेहतर जानता है। तो सबसे पहले तो आप रीच आउट कर लें उन लोगों को। ठीक है, नंबर वन। अच्छा, दूसरी चीज, आउटलाइनिंग में गूगल के जो रैंकिंग पेजेस हैं वो तो सबको पता है कि हाँ मेरे कॉम्पिटिटर के पेजेस हैं, उनकी मैं हेडिंग्स देख लूंगा थोड़ी बहुत। अच्छा, दूसरा ये कि गूगल का जो पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन है वो बहुत काम आता है। अक्सर हेडिंग्स आपके कॉम्पिटिटर्स ने कवर नहीं की होती, लेकिन आपके पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन के अंदर वो हेडिंग्स मिल जाती हैं। वो क्वेश्चन की सूरत में हो सकती हैं, आप उनको जो है वो क्वेश्चन की सूरत में ना बनाएं, आप ऐसे ही लिख दें। अगर वो क्वेश्चन की सूरत में ज्यादा फिजिबल है, क्वेश्चन की सूरत में डाल दें। दोनों सूरतों में आपका वो कंटेंट कवर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट एरिया कवर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये आर्टिकल में लिख लिया है। अब सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि उस आर्टिकल का टॉपिक आप रेडिट पर जाएं और उसको सर्च कर लें, कोरा पर जाएं उसको सर्च कर लें। अगर आप किसी रियल एस्टेट के आर्टिकल के बारे में जान रहे हैं तो आप किसी रियल एस्टेट के फोरम पर जाएं और उसको आप सर्च करें, और वहां पर देखें कि लोग उस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलती, वो आपको लोगों की डिस्कशन से ही पता चलती है कि अच्छा इस सॉफ्टवेयर का ये भी एक एस्पेक्ट है, लोग इसको ऐसे तरीके से भी यूज कर रहे हैं, तो चलो मैं इसको एज अ हेडिंग अपने उस कंटेंट में इंक्लूड कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद उसका कंटेंट भी लिख लेता हूँ। उस आप उसका, अच्छा उसका फायदा ये होता है आप उसके कोई ना कोई रिव्यूज होते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो डायरेक्ट उसी डिस्कशन फोरम से उठा के उसको कोट एंड कोट मार्क कर सकते हो। आपका कंटेंट थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है, आपको थोड़े से वर्ड्स और फ्लफ थोड़ा सा और ऐड करने का मौका मिल जाता है। तो ये भी एक उसका फायदा है। दूसरा ये कि रिसर्च के हवाले से और कौन कौन से मीडियम्स हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, तो देखें एक तो यूट्यूब है। आप अपने टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करें, तीन चार वीडियोस निकाल लें जो टॉप रैंकिंग होंगी या आप समझते हैं कि ये थोड़े से कंटेंट क्रिएटर्स रेप्यूटेबल हैं, और उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लें, और चैट जीपीटी को कहें कि ये स्क्रिप्ट हैं मौजूद, जरा इसकी थोड़ी बहुत इंसाइट्स मुझे प्रोवाइड कर दो कि कोई ऐसी की इंसाइट्स हों जो इस वीडियो के अंदर मौजूद हों। आपको वहां से इंसाइट्स मिल गई, देन वो इंसाइट्स आपने अपने आर्टिकल में डाल दी। ठीक है, तो ये भी वो चीज होगी जो किसी और आर्टिकल में नहीं मिलेगी आपको, और यूट्यूब की इंसाइट्स निकाल के आप अपने आर्टिकल में डाल दोगे। अच्छा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ गूगल न्यूज़ एक बहुत अच्छा मेथड है रिसर्च के लिए। आप, पांच दफा ऐसा होता है कि कोई मार्केट में नई इंफॉर्मेशन आई होती है कि कहीं पे भी वो कवर नहीं हुई होती, लेकिन वो गूगल न्यूज़ पे आपको मिल जाती है किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो ऐड कर सकते हो। कोई वो कोई स्टेटिस्टिक हो सकता है, वो कोई मार्केट न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो भी आप ऐड करके डाल सकते हैं। और कोशिश करें कि आप उससे रिलेटेड ना जो भी आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, भले से आप वो यूट्यूब से ऐड कर रहे हैं या फिर वो आप गूगल न्यूज से ऐड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें कि मैं अगर ये चीज ऐड कर रहा हूं तो इसके पीछे क्या रीजन है और इससे मेरे रीडर को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग बहुत अच्छी स्किल है जो किसी भी राइटर को लाजमी आनी चाहिए। जी अब्दुल्ला भाई, होप सो आप भाई को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है प्रधान भाई से कि मैंने ना अभी न्यू न्यू राइटिंग स्टार्ट की है, तो मेरी ना इंग्लिश राइटिंग में इतनी ग्रिप नहीं है कि मैं खुद मैनुअल क्या कहते हैं सेंटेंस बना सकूं। ठीक है,
तो अब चैट जीपीटी से बनाएंगे तो उसमें एआई आएगा, तो इसका आप तरीकाकार बता देंगे जिससे एआई रिमूव करने में आसानी हो। अ, देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना नहीं आते तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखें। भले से आप उसको यूट्यूब से सीखें या आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लें, इट डजेंट रियली मैटर। आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद से बना सकें। अगर आप खुद से बना सकेंगे ना, देन ही आप चैट जीपीटी को असेस कर पाएंगे कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक बना भी रहा है या नहीं बना पा रहा। या अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर चले इसने बना लिया है, तो वो मेरा कंटेंट के हिसाब से वो टोन ठीक है या नहीं, स्टाइल ठीक है या नहीं। ठीक है, जब तक कि आपको खुद से नहीं पता होगा आप चैट जीपीटी को असेस नहीं कर सकते। जी चलें अब्दुल्ला ठीक भाई, है, जज़ाक थैंक यू जज़ाक। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहान भाई गुरप्रीत कौर का, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, कैन आस्क। Hi to both of you. हाँ So my question to Faizan is that कि SaaS content writing में मैंने अभी अभी switch करा है, but I don't have any client. So I'm creating content consistently on LinkedIn. Earlier एक दो leads मुझे आई थी, but those were the low paying clients. So what should I do? Because I have been consistent for around 1 or 1.5 years on that platform. बीच में I took a break for around 2 months. So my impressions and the post reach got affected. So this is my question. And my second question is that do you think that sticking to a content writer only is profitable in the long run? Because now there are a lot of content writers who have transitioned to content marketers. So what should I do, or what resources can you suggest to ace this journey? Yeah. राइट, आपके सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले आंसर कर देता हूँ। देखें, कंटेंट मार्केटिंग की तरफ इनएविटेबली स्विच करना पड़ेगा हर राइटर को। आज नहीं, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन राइटिंग का बहुत बड़ा जो ये कह लेंगे फेज है ना, वो एआई की मदद से कवर हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं तो अपनी ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी क्लाइंट को कि जो एआई की मदद से कवर नहीं हो रही हो। तो वो अभी मार्केटिंग की ही डोमेन है। मार्केटिंग वो कुछ फील्ड्स में से है जो एआई इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं कर सकता, और कंटेंट मार्केटिंग उसी की एक ब्रांच है। तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर उसकी तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। और उसके लिए जो टूल्स हैं वो, देखें, मैं ये रेकमेंड करता हूँ हर राइटर को कि वो अपने ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करे इन टर्म्स ऑफ टूल्स। और उसके लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई लाइफ टाइम डील ना अपने साथ जरूर रखें, जो कि आप क्लाइंट को दिखाएं कि मैंने अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की है, मैं आपके लिए इन टूल्स के जरिए काम करूंगा, मुझे इन टूल्स की एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास ये अपने टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि ग्रामरली तो चले हर किसी के पास होता है, या फिर और भी इस तरह के टूल्स होते हैं, सर्फर एसईओ है वो इस तरीके का टूल है, हर किसी के पास होता है, क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स के अंदर न्यूरॉन राइटर का एक बहुत ज्यादा, आपने शायद नाम सुना हो, तो मैंने उसकी लाइफ टाइम डील लेकर रखी हुई है। ठीक है, तो हर राइटर के पास वो नहीं होती, और एज अ कंटेंट मार्केटर मैं उसको पिच करता हूँ कि मैं आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज करके दूंगा इस टूल के जरिए। मुझे उसके एक्सेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने वो क्रेडिट्स मौजूद हैं। तो इस तरह के टूल्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो क्लाइंट इंप्रेस होते हैं। और फिर आगे चल के आप उनको पब्लिशिंग सर्विस भी दें, अदर देन के आप जस्ट बोलें कि मैं सिर्फ आपको राइटिंग करके दूंगा। आप बोलें कि नहीं, मुझे सीएमएस यूज करना आता है, वर्डप्रेस भी यूज करना आता है, मुझे शॉपिफाई भी यूज करना आता है, मैं उस पर आपके आर्टिकल्स पब्लिश भी करूंगा, फिर मैं कीवर्ड रिसर्च भी करूंगा। तो ये हो गया आपकी फ्रॉम ए टू जी सर्विस ना। आपने ए से लेकर जेड तक के क्लाइंट को सब कुछ दे दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी क्लाइंट को कुछ करने की। तो यहाँ पे इतनी आसानी से आप रिप्लेस नहीं हो सकते। और फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि अहमद भाई उसका अगर जवाब दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा जी। कि इंप्रेशन और उसके हवाले से, बिकॉज अच्छा देखें, गुरप्रीत आपका क्वेश्चन मैं उनको काइंडली रिपीट कर देता हूँ कि लाइक आपने कहा कि मैं सैस के लिए अभी मैंने इनिशियली काम स्टार्ट किया है, मैंने मूव हो गई हूँ सैस के लिए, तो मैं वहाँ के क्लाइंट एक्वायर करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी।
अच्छा देखिए, एक स्किल है मेन हमारा कंटेंट राइटिंग या एसईओ, लेकिन साथ में आपको दूसरी सर्विसेज को भी यूटिलाइज करना आता हो, जिसपे आप अपने क्लाइंट को या किसी भी प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर बता सकते हो कि उससे मेरी जो एक्चुअल मेन सर्विस है उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, सपोज करिए अगर मैं एसईओ वाला पर्सन हूँ ना, मैं ऑन पेज एसईओ कर रहा हूँ या टेक्निकल एसईओ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑडिट करना आता हो अगले बिजनेस का, अगली वेबसाइट का, कि मैं उन्हें बिफोर द ऑन बोर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैं उन्हें बता सकूं कि यार उन्हें मेरी एसईओ की नीड क्यों है, लाइक उनके कंपेटर्स क्या कर रहे हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ, और करंटली वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, और इनकी जो ये खुद कर रहे हैं इनकी कन्वर्जन बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या हैं, इनमें गैप किस तरह है। ठीक है, तो वो जो कंटेंट ऑडिट है ना, आपको वो करना आता हो सबसे पहले, या वेबसाइट की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी आती हो, या कह ले सैमरश को इतना अच्छा यूटिलाइज करना होता हो कि आप हर वे से उसे उन्हें गैप फाइंड करके दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर सपोज करें अगर आपकी राइटिंग ही है ना, तो आपको सैस की इंडस्ट्री में क्या आना, आपको एक तो उन्हें एक ब्लॉग राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं, सेकंडली आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अगर वो कंपेटिटिव नीश है इन टर्म्स ऑफ उनके क्लाइंट जो है वो अथॉरिटी बिल्डिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से रैंक कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, बैकलिंक्स की मतलब के लिए पिच कर सकते हो कि यार अगर आप बैकलिंक्स की तरफ जाओ ना, तो इन टर्म्स ऑफ आप कीवर्ड्स पोजीशन इंप्रूव कर सकते हो, पेज की जो है लिंक इक्विटी इंप्रूव कर सकते हो, तो ये चीजें इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वो इंप्रूव कैसे करेंगे, आप एट दैट टाइम कह सकते हो कि मैं जो राइटिंग है मैं आपको ब्लॉग राइट करके दूंगी, आप उनको यूटिलाइज करके उनको अच्छी जो वेल रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं उन पे वो लिखवा पब्लिश कर सकते हो। तो वो आपके लिए क्या करेंगे, एक ना एज अ वोट ऑफ कॉन्फिड अथॉरिटी आपके लिए वर्क करेंगे आपकी वेबसाइट के लिए। तो यानी कि टू वे आप अपनी सर्विसेज को उस टाइम में भी सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पे मैटर करता है आपका साइड वाइज बिजनेस, वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी ऑफर्स, कि आपको ऑडिट करना आता हो सबसे पहले, कि किसी भी बिजनेस को पिच करने से पहले। अब बैकएंड वापस आते हैं कि आपके पास अब सैस में मूव ऑन हुई है, तो आपको सैस का पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप मेरे पास आ रही मुझे कहेंगे मेरी सैस की वेबसाइट कहेंगे अहमद भाई मैंने आपके लिए आपकी वेबसाइट को रैंक करना चाहे मैं आपके 15,000 फॉलोवर है, 20,000 फॉलोवर, डजेंट मैटर, मैं तो क्योंकि एसईओ एंड समथिंग लाइक दैट मुझे तो कंसर्न है प्रॉफिट से, मुझे कोई टेक्निकल टर्म से नहीं कंसर्न कि यार आप टेक्निकल में क्या करते हो, रोबोट्स क्या है या मेटा टैग्स क्या है या कीवर्ड रिसर्च क्या है, भाई क्लाइंट इतना हाई फाई नॉलेज नहीं रखता, उसे कंसर्न है कि भाई मैं 1 रुपया बना रहा हूँ तो मैं 10 रुपया कैसे बनाऊंगा। ठीक है, आपको ये उसे बताना है, आपको मेन चीज पे फोकस करना है कि यार एक्चुअली मैं उसके बिजनेस के लिए क्या परफॉर्म कर सकती हूँ। तो एट दैट टाइम यू को आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है अपना सैस का, पहली बात है। सेकंडली ऑडिट करना है कि ऑडिट में आप क्या किसी भी लिंक्डइन की फाउंडर की प्रोफाइल के ऊपर जाएं जिसकी सैस की कोई भी नीश है या कोई भी चीज है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें। ठीक है, एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, पिच कर सकते हो। अगर आपके पास बैकएंड पे पोर्टफोलियो है कि यार ऑडिट करके भी पोर्टफोलियो भी यूटिलाइज कर रहे हो, ऑडिट भी यूटिलाइज कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अपनी मेन सर्विस के लिए कर रहे हो, उसको यूटिलाइज करके आप उसे पिच कर सकते हो कि आप आपके कंपेटर्स ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आपके यहाँ पे गैप है, आप इसको इस तरह फुलफिल करेंगे एंड यू कैन मतलब स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 2x to 3x इन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्टेज। आप उसे टाइम पीरियड भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। ये जरूरी नहीं होता कि यार हम लोग अगर उसे 2 महीने दे रहे हैं 2 महीनों के अंदर ही वो, लेकिन यार वो क्लाइंट को एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम मिल जाता है यार, जिसको यार वाकई ये बंदा चाहिए, आप 2 महीनों के अंदर ना उन्हें वो कंटेंट मतलब प्रोवाइड करे, 3 महीनों के अंदर कर ले, लेकिन वो एक इमेजिनेशन तो बंदा कर लेता है ना कि यार प्रोस्पेक्ट की यार इतने डे में ये काम वाइंड अप हो जाए। लेकिन जब आपके पास बैकएंड पे ही कुछ नहीं है उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, इंसाइट्स देने के लिए, तो नो बडी विल गोना हायर यू। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्लाइंट्स का भी और फ्रीलांसर्स का भी। तो होप सो आपको आंसर मिल गया होगा कि एक्चुअल में आपने एक सर्विस को यूटिलाइज करके दूसरी को किस तरह अपस्किल करना है। जी गुरप्रीत। हाँ जी, बट मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक लिंक्डइन पे व्हेनेवर आई सेंड पिक्चर्स तो वहां पे सिर्फ 5 ही पर्सनलाइज पिक सेंड कर सकती हूँ मैं। तो थोड़ा वहां पे ड्रॉबैक लगता है कि कैसे क्लाइंट्स को और देखिए मतलब मैं एक्वायर यहाँ पे ना कैसे एक करना चीज ऐड करता हूँ, अभी ना लिंक्डइन पे ऐसे अगर आप डायरेक्ट पैकेज लिंक्डइन से लेंगे ना वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मार्केट के अंदर ना ब्रोकर्स हैं पाकिस्तानी, अगर रुपीस की बात करो यहाँ पे ना आपको 3,000 या 2,500 के राउंड अबाउट ना आपको 6 मंथ का लिंक्डइन प्रीमियम मिल जाता है ब्रोकर से। ठीक है, वो उनके पास पता नहीं क्या है, वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं ब्रोकर इटसेल्फ नहीं हूँ, लेकिन वो देते, मैंने खुद वही लिया हुआ है। तो आप वो यूटिलाइज करके 50 इन आई थिंक वो देते हैं, तो मतलब अच्छा खासा मतलब पैकेज है आप लोगों के लिए, तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। वो आपकी करेंसी में कोई 5 to 1,000 होगा मैक्सिमम, आप उनको यूटिलाइज करके 6 मंथ का प्रीमियम यूज कर सकते हैं। सिंपल है। ओके, आई विल आस्क समवन। जी थैंक यू। थैंक यू।
बारकल्ला जी। अब्दुल्ला और राबिया, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को एक दफा स्टेज पे बुला के दोबारा, क्योंकि ऑडियंस भाई बहुत सारी पड़ी और हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट है, हम लोगों ने हर चीज वाइंड अप करनी है, हर बंदा टाइम निकाल के आया। आई एम सॉरी टू यू गाइस अगेन। फैजान भाई, अभी मैंने चैट से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप उनका शॉर्ट क्विक आंसर करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है सवा यासीन का। उन्होंने कहा कि अ, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा आपने कहा कि टूल अगर हमारी साइट पे हों जो वो अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तो क्या मैं उन टूल बेस्ड पे माइक्रो साइट बनाने की तरफ जा सकती हूँ? अगर मैं जा सकती हूँ तो क्या मुझे प्रॉपर कीवर्ड नीश और प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ जाना चाहिए? जी फरहान भाई। जी मुझे लगता है इनका सवाल जो है वो मतलब मोनेटाइजेशन के हवाले से है कि माइक्रो साइट बना के ही मोनेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रही हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अ, मतलब एग्जैक्टली exactly इनका सवाल क्या है कि क्या हम टूल बेस्ड ही माइक्रो साइट बनाने की तरफ जा सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा अगर आप इसको और एक्सप्लेन कर दें कि क्यों नहीं जा सकते, आपको क्या लगता है, तो शायद मैं उसके हवाले से आपको गाइड उन्होंने कर क्या पाऊँ। मोनेटाइजेशन के लिए, दे साइड मोनेटाइजेशन। जी जी बिल्कुल, उसके लिए आप बिल्कुल अथॉरिटी बिल्ड करके, मैं तो वो क्लाइंट के लिए एक्चुअली जो बिजनेस ब्लॉग्स हैं उनके लिए कह रहा था, लेकिन अगर आप माइक्रोनिश के हवाले से अगर कोई टूल बना के करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, इसमें कोई इशू नहीं है। माजिद शेख भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया था लास्ट टाइम, जो अब्दुल्ला भाई ने पूछा ना, उसी में ही इफ़ यू आर अवेलेबल देयर, उसी में फैजान भाई ने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया था कि आपने कंटेंट को ब्रीफ किस तरह करना है, यूनिकनेस कैसे ऐड करनी है, आउटलाइन कैसे जनरेट करनी है, तो वो कवर हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, आयशा का। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू राइट अ वेल रिसर्च आर्टिकल? जी फैजान भाई। ये बहुत वेरी करता है, मैं कभी भी एक टाइम नहीं बता सकता। कभी कभी कोई आर्टिकल होता है वो लिटरली 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है, और कभी कभी किसी आर्टिकल के लिए 2 दिन भी लगते हैं मुझे पूरा करने में। ओके फैजान भाई, तो यहीं पे आयशा का क्वेश्चन है कि सैमरश के सॉरी रीडेबिलिटी स्कोर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखें, सैमरस का रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा है। अगर क्लाइंट आपको बोले कि इसी से मुझे ऑप्टिमाइज करके दो, तो फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी रीडेबिलिटी स्कोर को अपना एक स्टैंडर्ड बना लें, बिकॉज फिर आपकी जो राइटिंग है ना वो काइंड ऑफ मोनोटोनस हो जाएगी और एक ही तरह की साउंड करेगी फिर हमेशा। और कब बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसमें रीडेबिलिटी हाई ही चाहिए होती है, कोई ऐसा होता है कि जिसमें रीडेबिलिटी लो ही चाहिए होती है। तो आप अगर उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे ना, तो वो बड़ा मसला हो जाता है फिर। आप, आपको फिर आदत नहीं रहती, और आप फिर सैमरश के जरिए ही क्लाइंट को आप अगर देते रहेंगे वो कंटेंट, तो वो काम का नहीं होगा किसी क्लाइंट का। जी ओके नेक्स्ट फसान भाई, जवेरिया, आपका क्वेश्चन इसी में होगा, क्योंकि लिंक्डइन में इंटरनेशनल क्लाइंट ही होते हैं, इंटरनेशनल और एशियन दोनों ऑडियंस होती है, एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एट दैट स्टेज एंड यू कैन एक्वायर दैट क्लाइंट एज वेल। जी, तो लास्ट क्वेश्चन फसान भाई अफजाल भाई का है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जी अफजाल भाई, आपका फाइनल क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है आपको मेरी? जी जी यार। जी जी आ रही है। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी बताया कि आप न्यूरल राइटर के थ्रू क्लाइंट को पिच करते हैं कि जी उसके थ्रू आप एसईओ में सपोर्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। तो ये चीज़ हम अपने चैट जीपीटी से भी तो यूटिलाइजेशन इसकी कर सकते हैं कि हम उससे पहले अपने टॉपिक रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से ले लें, एंड देन कोई सेकेंडरी कीवर्ड्स ले लें, एंड देन थ्रू आवर प्रॉम्प्ट हम अपने कंटेंट में उसको एम्बेड करवा लें। तो दैट इज आल्सो हेल्पफुल टू अस रिगार्डिंग एसईओ ऑफ द आर्टिकल, नंबर वन। और दूसरा है क्वेश्चन, अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कंटेंट स्ट्रेटजी के हवाले से, आइदर ब्रीफली कर दें रिगार्डिंग ब्लॉग और रिगार्डिंग ई कॉमर्स। एंड माय लास्ट क्वेश्चन विद अहमद। जी जी। अहमद, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये चाहे मुझे लास्ट में आपका आंसर कर दीजिएगा। एक वेबसाइट का मैंने बैकलिंक ऑडिट किया थ्रू एएचआरएफ, जी और उसी वेबसाइट का ऑडिट किया है सैमरश के थ्रू। अब दोनों में इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस आता है कि एक कह रहा है कि 2 लाख इसके बैकलिंक्स हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर कह रहा है कि इसमें 1.2 मिलियन बैकलिंक्स।
अच्छा, ये एक हो गया। अब मेरी एक अपनी साइट है, अब उसके मुझे पता है कि मैंने कितने बैकलिंक्स लिए हैं, दैट इज ओनली 4। अब मुझे, जब मैं इसमें अपना उसको ऑडिट करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि आपका एक एक बैकलिंक है, एक सॉफ्टवेयर, और एक बता रहा है थोड़े से ज़्यादा। तो ये इतनी ज़्यादा वेरिएशन, चलें हम दूसरों के बारे में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वेरिएशन आ रही होगी। अब मेरी अपनी साइट है, मुझे तो पता है मैंने टोटल 2 लिंक लिए या 4 लिंक लिए, 100% श्योरिटी है मुझे, डेफिनेटली। तो ये, इस इशू को कैसे हैंडल करें? और मेरे 2 क्वेश्चन अच्छा से फजान भाई, हैं यहाँ आप। पे ना अब मैं अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। बहुत ही सिंपल है इसका, फजाल भाई का जो क्वेश्चन है आंसर है। अच्छा फजाल भाई, जब भी बैकलिंक स्ट्रेटजी या बैकलिंक ऑडिट की बात होती है, वहां पे आपने बैकलिंक्स कंसीडर नहीं करना, क्योंकि बैकलिंक्स के अंदर नो फॉलो, डू फॉलो, हर चीज टर्मिनोलॉजी, वहां पे आपने करना रेफरिंग डोमेन्स को काउंट। ठीक है, मतलब कि सपोज करें अगर आपने किसी के साथ लिंक बिल्ड किया इन टर्म्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, पीआर कैंपेन, या सम काइंड ऑफ किसी का ओल्ड कंटेंट था, उसको अपडेटेड कंटेंट के स्ट्रेटजी या कोई चीज प्रोवाइड की, तो उस वेबसाइट ने आपका आर्टिकल अपने वेबसाइट पे लगा लिया, डजंट मैटर अब वो उसकी पॉलिसी के हिसाब से वो डू फॉलो नो फॉलो, तो एट दैट काइंड ऑफ वो आपके पास रेफरिंग डोमेन काउंट होगा। तो आपने हमेशा जो चीज नोटिस करनी है, किसी भी वेबसाइट को रेफरिंग डोमेन्स, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, और क्योंकि बैकलिंक्स में अब पता है क्या सीन होता है, बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन्स में ये फर्क है। अब सपोज करें मैं ना ई कॉमर्स में हूं ना, तो मैं सपोज करें Amazon आईफोन 16 प्रो मैक्स का ना क्लियर केस सेल कर रहा हूँ, क्लियर केस सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा वहां पे ना रेफरेंस, एज अ रेफरेंस जीएसएम अरीना या वट मोबाइल, उनका क्या करूंगा, लिंक उठाऊंगा मोबाइल का, तो लगा दूंगा अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट पेज के अंदर। क्यों? क्योंकि यार क्लाइंट को पता, यूजर को पता चलेगा कि वो अपना मोबाइल टैली भी कर सकते हैं कि यार इसकी डायमेंशंस वही हैं जो एज सच उसकी तरह। एट दैट काइंड ऑफ स्टेज वो भी बैकलिंक्स के अंदर ही कंसीडर होगा। लेकिन अफजाल भाई, वो आपने एक रेफरेंस क्रिएट किया, अब ये नहीं आप कह सकते कि यार मैंने वो गेस्ट पोस्टिंग क्रिएट की तो उसमें 1 मिलियन में वो चले गए हैं। ठीक है ना, तो आपने जब भी हमेशा कोई चीज को नोटिस करना है, प्रिडिक्ट करना है, उसके रेफरिंग डोमेन से करना है। अब वापस आते, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सैमरश या एचआरएफ, तो हर टूल अच्छा है, जो मर्जी, ये दो नहीं है, दुनिया का जो मर्जी टूल कर ले, राइटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर, हर कोई बंदा डिफरेंट डोमेन फैक्टर, बैकलिंक फैक्टर्स, ये वो चीजें बताता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है आप लोगों के लिए, वो आप जिसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप लोगों का गूगल सर्च कंसोल है। ठीक है, तो आप लोग उसे यूटिलाइज करना सीखो। उसके अंदर बैकलिंक्स, उसके अंदर लिंक्स सेटिंग के ऊपर एक होगा लिंक्स का ऑप्शन, वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट से लिंक अक्वायर किए हुए हैं। तो ये चीज आपके साथ। थैंक यू। तो इसमें एक चीज रह गई है। जी इसमें आपसे मैंने ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था साइड पे, वो कहीं मिसप्लेस हो गया। चलिए, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, अभी फैजान भाई के क्वेश्चन का चले आंसर चले, कर हाँ, देंगे। फैजान भाई जी से कहें कि जरा वो जी जी कंटेंट जी स्ट्रेटजी। अफजाल भाई का पहला सवाल था कि न्यूरॉन राइटर से हम क्यों ऑप्टिमाइज करें, हम चैट जीपीटी से क्यों ऑप्टिमाइज ना करें। तो देखें, उसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि चैट जीपीटी के पास अभी तक के वेब सर्च का फीचर नहीं था। वो अभी 2-3 दिन पहले ही आया। लेकिन अगर वो आ भी गया है तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना एक्यूरेटली ये बता सकता है कि इस आर्टिकल में ये वाली टर्म इतनी बार यूज हुई है, इस आर्टिकल में ये वाली टर्म इतनी बार यूज हुई है। असल में न्यूरॉन राइटर या सर्फर एसईओ करते क्या है, ये जो ऑलरेडी टॉप रैंक रिजल्ट्स होते हैं, ये उन्हीं के अंदर से आपको बता रहे होते हैं कि ये वाले एलएसआई कीवर्ड्स इतनी बार यूज हुए हैं, ये वाला सेमेंटिक कीवर्ड इतनी बार यूज हुआ है, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ये इतनी बार यूज हुआ है और ये आपको इतनी बार यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप चैट जीपीटी से करेंगे तो चैट जीपीटी आपको इतना एक्यूरेटली नहीं बताएगा, और उसके पास तो वेब सर्च का जो मतलब कैपेबिलिटी थी वो थी भी नहीं। तो वो जो टॉप रैंक रिजल्ट्स हैं वो उनको फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। अच्छा, दैट्स वन थिंग। और दूसरी बात ये कि जो आपके न्यूरॉन राइटर है, सर्फर एसईओ है, फ्रेज है, ये जो टूल्स है ना, ये आपका वर्कफ्लो बड़ा आसान कर देते हैं। ये आपकी कीवर्ड ट्रैकिंग बड़ा आसान कर देते हैं, जो कि चैट जीपीटी कभी भी नहीं कर सकता। उसमें आपको पता चल रहा होता है कि ये वाला कीवर्ड मैंने इतनी बार डाला है, ये वाला इतनी बार डाला है, और वो क्लाइंट को मैं लिंक एज इट इज सेंड कर सकता हूँ कि वो भी चेक कर सकता है कि हाँ ये वाले कीवर्ड्स इतनी बार डले हैं, और इसके बाद इसका स्कोर इतना हो गया है, इस कंटेंट का स्कोर अब 60 हो गया है, 70 हो गया है इन कीवर्ड्स को डालने के बाद। अगर मैं चैट जीपीटी से क्लाइंट को कहूंगा कि मैंने ये कीवर्ड्स डाले हैं, तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक तरीके से ट्रैकिंग भी हो रही है, असेसमेंट भी हो रही है हाथ के हाथ। तो ये फायदा होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का। अच्छा, एक तो पहला सवाल तो ये हो गया आपका। दूसरा सवाल कि कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट की जाए, तो उसके लिए
आपको सबसे पहले तो किसी ना किसी टूल का एक्सेस होना चाहिए, ऑफकोर्स आपके पास होगा सैमरज का या किसी भी टूल का। और उसके बाद आपको टॉपिक्स को, मैं यूजुअली ये करता हूँ कि टॉपिक्स को 3 एरियाज में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में। ठीक है। और उसके बाद उस हिसाब से वो कंटेंट में सर्च करना शुरू करता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स किस किस एरिया में लाए कर रहे हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि किसी कीवर्ड का सर्विस पेज बनाना ज्यादा बेहतर हो बनस्बत ये कि ब्लॉग बनाना ज्यादा बेहतर हो। तो मैं रेकमेंड करता हूँ क्लाइंट को कि आप इसको बॉटम ऑफ द फनल में रखें और इसको आप एज अ सर्विस पेज क्रिएट करें इसका अपनी वेबसाइट के ऊपर। और यूजुअली मैं ये करता हूँ कि क्लाइंट को मैं 50 to 100 एक कीवर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करके दे देता हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए अभी अच्छे रहेंगे उनकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अगर वो ई कॉमर्स स्टोर है तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ना कोई कंपनीज या ब्रांड्स होंगे जो लिस्ट किए हुए होंगे उन्हें वेबसाइट के ऊपर। तो आप वहां से उनके कीवर्ड्स निकालें सैमरज पे। ऑफ कोर्स आपको अगर इतनी नॉलेज होगी कि आप उनके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं तो वो कीवर्ड्स निकालें और उनको लिस्ट डाउन कर दें बॉटम ऑफ द फनल के अंदर। और या फिर जो भी टोफू बोफू जो भी आपको उसमें सूटेबल लग रहा है उसके साथ उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी और उसके साथ उसकी सर्च वॉल्यूम, ये चीजें आप ऐड कर दें अपने उसके अंदर। अच्छा, और इसके अलावा एक सैंपल टाइटल भी अगर आपको लग रहा है वो आप चैट जीपीटी से बना के सारे कीवर्ड्स का एक टाइटल भी दे सकते हैं कि ये टाइटल ज्यादा सुटेबल रहेगा मेरा इसके हवाले से। ऑब्वियसली जब आप लिखने बैठेंगे तो उसके लिए कोई और टाइटल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली क्लाइंट को जस्ट आइडिया देने के लिए कि ये पेज इस लिहाज से वर्क करेगा इस कीवर्ड के हवाले से। और वो आप 50 to 100 क्लाइंट को प्रोवाइड कर दें और क्लाइंट को कहें कि ये मैं समझता हूँ, और उनकी थोड़ी सी स्कोरिंग भी आप कर दें कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा है तो उसके हिसाब से इसका स्कोर ये है, और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है तो उसके हिसाब से इसका स्कोर ये है। और वो वेटेज होती है वो, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं वो शीट भी शेयर कर दूंगा आपको कंटेंट स्ट्रेटजी की कि जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ। और देन फिर उसके बाद आप क्लाइंट को कहें कि वो बताए कि अब इनमें से कौन से टॉपिक्स पे लिखना ज्यादा बेहतर है। आप रेकमेंड कर दें अपनी तरफ से, लेकिन क्लाइंट को कभी कभी किसी टॉपिक पे ज्यादा प्यार आ रहा होता है और किसी टॉपिक्स को जो है वो पसंद नहीं कर रहा होता। तो थोड़ा सा आप उसके लिए भी फ्रीडम दे दें कि अच्छा, और साथ में अपनी भी रिकमेंडेशन शेयर कर दें तो उससे ये होता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आता है और क्लाइंट को फिर वो जब अप्रूव कर दे टॉपिक्स के उनके ऊपर फिर काम शुरू कर दें। ये मेरा आप सिंपल सा कंटेंट स्ट्रेटेजी का प्रोसेस है, ज्यादा कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसमें सर ये बताइएगा कि आप न्यूरल राइटर को खुद बताते हैं कि आपने एलएसआई कीवर्ड्स को इतने नंबर ऑफ टाइम यूज करना है? ये क्या बताना नहीं नहीं जरूरी है कि ये तो नहीं हमें नहीं, एक ये न्यूरॉन नेचुरल वे राइटर में करना आपको होता है ना? रेकमेंड कर रहा होता है। अच्छा, वो न्यूरॉन करता है। राइटर आपको ये चीज रेकमेंड कर रहा होता है, लेकिन इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप उसकी वो रिकमेंडेशन एज इट इज फॉलो करें। हो सकता है कभी कभी वो सेंस नहीं बना रहा होता है कि वो कीवर्ड, तो हो सकता है वो एक भी मरतबा डालने की जरूरत ना हो आपको। तो ये अगेन थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस आपको खुद देखना होता है, लेकिन जस्ट रिकमेंडेशन होती है न्यूरॉन राइटर की तरफ से। ठीक। अच्छा, अमीन, अफजाल मैं भाई, एक सॉरी, मोटिव ज्यादा मुझे पता है क्योंकि मैं काफी सारे सेशन आपके साथ हेल्ड कर चुका हूँ। आप ज्यादा प्रॉन्ग ना करें सेशन को, अपना जो टॉपिक है टू द पॉइंट क्वेश्चन करें। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि ऑडियंस और सभी का टाइम कंज्यूम हो रहा है। ऑल नो गेट कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा टाइम निकाल के आया हो। जी अफजाल भाई। बहरहाल, मैं तो इसी वजह से पिछले 2-3 दफ़ा आपने मुझे क्वेश्चन ही नहीं लिया, माशाल्लाह से भाई। ये भी एक बड़ा एज है आपको। अच्छा, ये अभी मैं आपसे बात कर रहा था, वो जो लिंक्स का था ना, जो सेमरश और एचआरएफ के अंदर बहुत वेरिएशन थी। उसमें मैं बात कर रहा था कि टॉक्सिक लिंक्स जब हमने डिसअवाउ करने हैं तो वो भी क्या हमें फिर रेफरिंग डोमेन के हवाले से करने होंगे? लिंक्स को हमें जी जी इग्नोर करना जी होगा? जी। देखें, वो बैकलिंक्स इसीलिए बनते हैं ना टॉक्सिक। अब देखो, टू वे उधर उधर चीजें चलती हैं। आप उसको डिसवाव कर सकते हैं या रोबोट्स के अंदर जाके वो डायरेक्ट कनेक्शन ही कट ऑफ कर सकते हैं उनका अपने पेजेस के साथ। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रोबोट टीएक्सटी फाइल किस तरह यूटिलाइज करते हैं एक किसी भी लिंक को कट ऑफ करने के लिए अपनी वेबसाइट से। ओके। जी। तो गाइस, आफ्टर 2 आवर्स फरहान भाई ने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट दिए माशाल्लाह, अपनी जर्नी शेयर की, राइटिंग प्रोसेस शेयर किया, लर्निंग कह लो इंसाइट शेयर किए, और हमारे Q&As दिए। तो दिल से फरहान भाई आपके लिए दुआएं हैं ढेरों सारी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के लिए हम सभी के लिए आए और अपना जो है अपने इंसाइट शेयर किए। तो बिफोर एंडिंग द इवेंट फरहान भाई, आखिरी जो मेरी क्वेश्चन होता है सभी इन्फ्लुएंसर से,
कि आप एक एडवाइस क्या करना चाहेंगे जो फ्रीलांसर्स यहाँ पे बैठे हैं या जो अपकमिंग रिकॉर्डिंग सुनेंगे हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी फरहान भाई, योर फाइनल एडवाइस। जी, जजाकल्ला खैर। देखिए, फाइनल एडवाइस अभी इस वक्त के हवाले से ही मैं दूंगा, जो इस वक्त राइटिंग इंडस्ट्री में चल रहा है ना, वो बिल्कुल भी किसी के लिए मतलब बिलीव करना आसान नहीं होगा कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज्यादा चेंज आएगा। और इस बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राइटिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल है भी या नहीं है। तो फाइनल एडवाइस मेरे लिए यही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी कोई ना कोई बैकअप स्किल, कोई ना कोई बैकअप इन्वेस्टमेंट, या फिर अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल कंटेंट मार्केटिंग की तरफ लाजमी करें। बिकॉज हो सकता है कि राइटिंग जो है वो कंप्लीटली फेज आउट हो जाए, एआई आगे चलकर इतना कैपेबल हो जाए कि राइटिंग मुकम्मल फेज आउट हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो और अपनी स्किल्स डाइवर्सिफाई करनी पड़ेंगी। कंटेंट मार्केटिंग रिप्लेस नहीं हो सकती, वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगी, लेकिन राइटिंग में भी पॉसिबल कि वो रिप्लेस हो जाए। हमें नहीं पता 6 महीने बाद, साल बाद, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो ये मेरे लिए अभी इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी तो फजान भाई हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं। सी यू देन इंशाल्लाह। अगर मेरा दिल है कि इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट, एक सेशन होगा जिसमें सारे राइटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा लेके आया जाएगा। तो सी यू देयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फजान भाई। टिल देन अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बारक अल्लाह फीकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।